हेलो दोस्तों, मैं अंतिम राठौर मेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आ जाइए दोस्तों लाइव, ताकि हम लोग लाइव क्लास को स्टार्ट कर पाए। और उसके पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि वेलकम टू मेंस वाला। अगर जो लोग नए हैं, ऐसा लगता है कि उन लोगों को प्रीलिम्स का बैच ज्वाइन करना है, तो वो लोग आ सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे सबसे पहले मेंस वाला के एप्लीकेशन पे जाना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, जो है मेंस वाला की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको प्रतिबद्ध 1.0 नामक बैच मिल जाएगा। उसके साथ में आप लोगों के लिए एक खुशखबरी हो रही भाई, कि आप लोग अगर मेंस वाला के साथ करंट अफेयर्स के साथ जुड़ना चाहते हो, तो केवल 21 रुपये में ओनली, कितने रुपए में? ओनली 21 रुपये में बस आप जुड़ सकते हो ना मेंस वाला के साथ। ओनली 21 रुपये में जुड़ सकते हो, जिसमें आपको जो है टॉपिक वाइज जो है पूरा मंथ वाइज जो है आपको क्या मिल जाएगा, करंट अफेयर्स मिल जाएगा। लाइक अभी फरवरी का उपलब्ध है, मार्च का उपलब्ध है, अप्रैल का उपलब्ध है, और आगे की टेस्ट सीरीज लगातार उपलब्ध होती जाएगी आप लोगों को केवल 21 रुपये में ओनली दोस्तों, है ना। ओनली 21 रुपये में केवल। तो हरी अप गाइस, जल्दी से आप लोग कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो आप लोग प्रॉपर रूप से, ठीक है। दिसंबर 2022 से लेके अप्रैल 2024 तक का मिलेगा। दिसंबर 2022 से लेकर के ये जो आपको मिलेगा, ये दिसंबर 2022 से लेकर के तो अप्रैल 2022 तक का मिलेगा ना। 24 अप्रैल, अच्छा, दिसंबर 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। दिसंबर 2022 से 22 से लेकर के, ठीक है, 22 से लेकर के तो अप्रैल 2024 तक का मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, ओनली 21 रुपए में केवल आप लोगों को मिल रहा है। तो आप लोग जल्दी से कर सकते हो और आकर के आप लोग मेंस वाला से आप लोग परचेज कर सकते हो। चलिए हम लोग बिना किसी विलंब के आगे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी मैं बीच में प्लान आप लोगों को बताता रहूंगा, अगर कोई भी प्लान्स होंगे तो। आज हम लोगों को लिटरेचर मतलब साहित्यकारों के बारे में पढ़ना है। साहित्यकारों के बारे में पढ़ना है। हमने सारा कंप्लीट कर दिया आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट। जनजातियां और उनकी बोलियां मैं बीच में अभी छोड़ रहा हूँ, बीच में टॉपिक एक जनजातियां और उनकी बोलियां हैं। तो जो कि मैं आप लोगों को बाद में जब जनजातियां पढ़ाऊंगा तो उसमें प्रॉपर तरीके से यूनिट 10 के हिसाब से, ठीक है, जनजातियां और बोलियां मैं पढ़ा दूंगा उस टाइम, है ना। मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि जनजातियां जो है आपकी यूनिट 10 के अंतर्गत है, तो उसके अंतर्गत ही मैं आप लोगों को सारा कंप्लीट करवाऊंगा, है ना। तो उसके लिए प्रॉपर आप लोगों का तैयार सारी चीजें हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो उसमें आ जाएगी आपकी जनजाति और बोलियां, जनजाति प्लस बोलियां, ठीक है। आप बोलोगे सर मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व करवाओगे कि नहीं यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे जनजातीय व्यक्तित्व जरूर करवा दूंगा मैं पहले, है ना, ताकि आप लोगों के पास में 1 नंबर या 2 नंबर जो है आप लोगों का बिल्कुल नहीं जा पाए। तो जनजातीय व्यक्तित्व आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मैं यही करवाऊंगा यूनिट 1 के तहत, लेकिन इसको मैं यूनिट 10 पे लेके जा रहा हूँ, है ना। याद रखिएगा आप लोगों को मैं पहले बता दूं। चलिए, और जनजातियां हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। बस यूनिट वाला जो फर्स्ट वाला पोर्शन जो है वो बहुत जल्दी आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहिए बिल्कुल। तो आप लोगों का प्रॉपर तरीके से समय पर जो है आप लोगों का कोर्स कंप्लीट होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वाला पोर्शन जब हम लोग साहित्यकार पढ़ेंगे, तो साहित्यकार को हम लोग 3 जो है पोर्शन में बांट देंगे। पहले कौन से पढ़ेंगे हम लोग? प्राचीन वाले, मतलब एंशिएंट वाले पढ़ेंगे हम। प्राचीन साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे, पहले एंशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मध्यकालीन के पास जाएंगे, मध्यकालीन वाले पढ़ेंगे। और मध्यकालीन साहित्यकारों के बाद में हम पढ़ेंगे आपके आधुनिक वाले, जो कि आधुनिक वाले बहुत सारे होने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो आधुनिक काल वाले जितने भी रहेंगे उनको साहित्यकारों को हम लोग आधुनिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो इन 3 पोर्शन में बांट रहा हूं आप लोगों को। और प्राचीन काल में हम लोग पढ़ेंगे कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के पढ़ेंगे। कितने प्रकार के पढ़ेंगे हम लोग? 5 प्रकार के। ध्यान रखिएगा आप लोग कौन कौन से हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे तो याद रखिएगा आप लोग। कालिदास जी को हमें पढ़ना है। इसमें कालिदास जी के बारे में पढ़ना है हमें। कालिदास जी के बारे में पढ़ना है। कालिदास के बाद में भर्तृहरि के बारे में पढ़ना है। आप लोगों ने भर्तृहरि का नाम सुना है, भर्तृहरि की गुफाएं उज्जैन में, तो भर्तृहरि के बारे में पढ़ना है। भवभूति जी के बारे में पढ़ना है हमें, भवभूति जी के बारे में पढ़ना है ना। उसके बाद में आप लोग देख रहे होंगे, तो इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा, जो है आपके युवराज देव प्रथम के टाइम पर थे आपके राजशेखर जी, तो राजशेखर जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। राजशेखर जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और एक व्यक्ति आप लोगों के और आ जाएंगे इसमें, बाणभट्ट जी, है ना, जो हर्षवर्धन के टाइम पर थे, बाणभट्ट जी, ठीक है, बाणभट्ट जी। बोर्ड वोर्ड का कलर सब कुछ ठीक है ना, समझ में आ रहा, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कि नहीं, ये बता दीजिए जरा। बोर्ड इस पे चमक रहा है तो ऐसा कुछ तो नहीं है ना, थोड़ा सा हल्का सा रंगीन कलर टाइप तो नहीं दिख रहा है अलग अलग? ये पोर्शन मुझे बता दीजिएगा आप लोग।
गुड आफ्टरनून सुनैना, स्वाति, दीपमाला दिख रहा है, ठीक है। स्वाति, दीपमाला क्या बोल रहे हो आप सर? डायलेक्ट और लैंग्वेज में अंतर क्या होता है? दिख रहा है ना? लैंग्वेज मतलब तो आपकी भाषा हो जाती है, भाषा, और एक हो जाता है आपका साहित्यकार। तो साहित्यकार अलग हो जाता है ना आपका, साहित्यकार अलग हो जाता है जो उसके ऊपर लैंग्वेज के ऊपर लिखना स्टार्ट कर देता है। भाषा एक भाषा है, मतलब बोलने का साधन है। भाषा एक बोलने का साधन है जो कि मैं और आप दोनों सीख रहे हैं, हम लोग दोनों बोल रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उसे समझ पा रहे हो, वो भाषा एक्चुअल में, ठीक है। और उसके ऊपर साहित्य को लिखना मतलब कोई भी कहानी को, नाटक को, महाकाव्य को, काव्य को, खंड काव्य को, किसी भी चीज को लिख देना उसके ऊपर, तो साहित्यकार हो जाता है। क्लियर है क्या? बोलो, समझ में आ रहा है? दीपमाला बोलो, ठीक है। भाषा एक माध्यम होता है, ध्यान रखिएगा। भाषा एक क्या होता है? माध्यम होता है। हाँ, बाद में पूछ लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर दे क्या इनके बारे में पढ़ना। बाण भट्टी लिख दिया, बाण भट्ट आएगा, बाण भट्टी नहीं, बाण भट्ट, बाण भट्ट। चलिए आ जाते हैं हम लोग कालिदास के ऊपर। कालिदास को सबसे पहले पढ़ेंगे हम, तो कालिदास को 3 पार्टों में बांटेंगे वापस, है ना। कालिदास जी को बांटेंगे हम 3 पार्टों में। कालिदास जी को हम बांटेंगे 3 पार्टों में, है ना। कालिदास जी को 3 पार्टों में पढ़ के पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बांटेंगे इसको किसमें? कालिदास जी ने 2 महाकाव्य लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 2 महाकाव्य लिखे हैं। 2 महाकाव्य भी लिखे हैं। कौन कौन से? तो रघुवंशम लिखा है। क्या लिखा है इनने? रघुवंशम लिखा है। और कुमार संभव। देखिए इनकी भाषा जो रहेगी वो संस्कृत रहेगी, याद रखिएगा ना। जो प्राचीन वाले हैं उनकी लगभग सभी की क्या रहेगी? संस्कृत भाषा लिखेगी। तो रघुवंशम और कुमार संभव, रघुवंशम और कुमार संभव, ये 2 क्या लिखे गए इनने? महाकाव्य लिखे हैं। आप बोलोगे सर रघुवंशम क्या है? तो भगवान राम और उनके जितने भी वंशज थे उनके बारे में जो वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है? आपके रघुवंशम में मिलेगा। आगे बात करेंगे कुमार संभव में क्या है। कुमार संभव में आप लोगों को मिलेगा शिव पार्वती का विवाह कैसे हुआ है, वो वाली सारी घटना का वर्णन है। जब जो है आपके कार्तिकेय जी, जो उनके पुत्र माने जाते हैं, बड़े पुत्र माने जाते हैं कार्तिकेय जी, जब वो वन में चले जाते हैं, कहां पर चले जाते हैं वो? कहां पर आपके? तो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में चले जाते हैं, वहां पे वन में चले जाते हैं। तो उनको मनाने के लिए जा रहे हैं कार्तिकेय को। और बाद में उसमें वर्णन मिलता है आपको, तारकासुर को मारने वाला भी कार्तिकेय है ना। शिवपुत्र कार्तिकेय जो है वो क्या करता है? उसको, तारकासुर को मारता है। तो उसका सारा वर्णन है आप लोगों को कुमार संभव में, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेंगे हम लोग खंड काव्य के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? खंड काव्य। खंड काव्य कितने हैं? खंड काव्य भी भैया 2 है, याद रखिएगा। खंड काव्य भी कितने हैं? 2 है भाई। कौन कौन से खंड काव्य? खंड काव्य यहाँ पे आ जाएंगे आपको ऋतु संहारम, सबसे पहले ऋतु संहारम और मेघदूतम। मेघदूतम आ जाएगा और ऋतु संहारम आ जाएगा। ऋतु संहारम में आपको क्या मिलेगा? तो ऋतु संहारम में आपको लगभग यहाँ कालिदास जी ने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। कितनी ऋतुओं का वर्णन किया है? 6 ऋतु। वैसे तो ऋतु हम लोग अगर बांटेंगे तो 3 ही भागों में बांटेंगे, एक वर्षा ऋतु, एक आप लोगों के शीत ऋतु और इसके अलावा आपकी ग्रीष्म ऋतु। इन तीनों ऋतुओं में बांटते हैं, लेकिन इनने अलग अलग रूप से 6 ऋतुओं में बांटा है। तो वर्षा जो है पूरे टाइम पीरियड को, टेन्योर को, 1 ईयर के टेन्योर पीरियड को इनने अलग अलग कितनी ऋतुओं में बांट दिया? 6 ऋतुओं में बांट दिया। आगे बात करेंगे हम मेघदूतम। तो मेघदूतम का मतलब होता है यहाँ पे बादल, ठीक है। तो बादलों के बारे में वर्णन कर रहे हैं मेघदूतों में, और किस प्रकार से जो है वो मतलब इनका जो वन या प्रकृति के बारे में, संदर्भ के बारे में बता रहे हैं। अगले जो बात करेंगे हम लोग, इनने 7 लिखे हैं, तो 2 और तो 4 तो क्या हो गए? महाकाव्य। अगले जो 3 लिखे हैं वो क्या लिखे हैं इनने? नाटक लिखे हैं। क्या लिखे हैं? नाटक। और ये नाटक का आधार इनका प्रेम प्रसंग था, मतलब जो प्रेम होता है, जितने भी प्रेम की जो चीजें रहती है उनके ऊपर इनका प्रेम प्रसंग था, ठीक है। ये कितनी नाटक लिखे हैं इनने? 3 नाटक लिखे हैं। कितने नाटक लिखे हैं इनने? 3, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम अभिज्ञान शाकुंतलम की। किसकी बात करेंगे? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो यहाँ पे दुष्यंत और शाकुंतला दोनों का जो है प्रेम की कथा का जो वर्णन होता है वहां पे हो जाता है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। मतलब यहाँ पे जो नाटक लिखे गए हो केवल और केवल प्रेम प्रसंग के ऊपर लिखे गए हैं, ठीक है। प्रेम प्रसंग मतलब आपके लव स्टोरीज के ऊपर लिखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रेम प्रसंग के ऊपर पूरे नाटक लिखे हैं किसने? कालिदास जी।
ज्यादा ही नाटक में जो ये इंटरेस्ट लेते थे इस मामले में, तो आप लोग याद रखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद में मालविकाग्निमित्रम, दूसरा आ जाता है आपका मालविकाग्निमित्रम। अब मैंने आप लोगों को याद है मालविकाग्निमित्रम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। मालविका अग्निमित्र है ना, तो मालविकाग्निमित्रम अग्निमित्रम ये सुंग वंश की कन्या है ना, सुंग वंश का लड़का है, और मालविका एक प्रेम जो लड़की है उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो उसके बारे में दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद में जो है आपका एक और आ जाता है, कौन सा आ जाता है, विक्रम उर्वशीयम, विक्रम उर्वशीयम, उर्वशीयम है ना, विक्रम उर्वशीयम, ठीक है। विक्रम उर्वशीयम में याद रखिएगा आप लोग, उर्वशी एक मतलब क्या है, अप्सरा है, और उसका जो है एक राजा जो आपका रहता है, कुल मिला के पुरुरवा नामक राजा रहता है। दोनों का वर्णन यहाँ पर याद रखिए, कण्व ऋषि की कन्या है, कण्व ऋषि की कन्या का नाम है उर्वशी, और उसका जो है प्रेम प्रसंग चल रहा है पुरुरवा नामक जो है एक राजकुमार के साथ में। तो उन दोनों का वर्णन है, प्रेम प्रसंग के ऊपर लिखे गए हैं तीनों। तो याद रखिएगा कालिदास जी ने कितने 7 लिखे हैं, क्या लिखे हैं, 7 रचनाएं लिखी, जिसमें 2 महाकाव्य है, 2 खंड काव्य है, और 3 नाटकों की रचना की है। कितने नाटकों की रचना की है, 3, ठीक है। कौन कौन से है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, उसके बाद मेघदूतम है, उसके बाद रघु जो है ऋतु संहारम है, उसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है, और विक्रम उर्वशीयम है, ठीक है। ये सारी इनकी रचनाएं हैं। क्लियर है क्या, सब लोग दिख रहा है अच्छे से। हर्षवर्धन के दरबारी कवि, क्या लिख रहे हो आप, ये मुझे समझ में नहीं आया आपका स्वाति। क्लियर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल स्वाति, यहाँ पे जो आपने बताया सुंग वंश के कहानी उसका वर्णन है। अच्छा, बाण भट्ट के बारे में लिख रहे हो आप, है ना, बिल्कुल हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं, बाण भट्ट लिख रहे हो, ठीक है। बाण भट्ट लिख लो यार, उसको बाण भट्ट में आएगा तो TH आ जाएगा, ठीक है, भट्ट में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब अगला आ जाएगा आपका भर्तरी, ठीक है, भर्तरी आ जाएगा, भर्तरी, ठीक है। उसके पहले हम लोग कालिदास के बारे में 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान ले तो बढ़िया है। उनके बारे में 2 फैक्ट ये है, पहली चीज तो आप लोग याद रखिएगा कि आपके गुप्त वंश के राजा जो है उनका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और उनके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है याद रखिएगा ये क्या है, नवरत्न है, नवरत्नों में से एक है, नवरत्नों में से एक है। चलिए फटाफट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों के नाम फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं तब तक, ठीक है। और इनको जो है याद रखिएगा, इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, भारत का शेक्सपियर। अगर आप बोलोगे सर ये शेक्सपियर कौन है आखिर में, ध्यान रखिएगा आप, शेक्सपियर जो है वो खुद भी क्या था, एक तरीके से एक मतलब एक जो है रचनाओं को लिखने के लिए जाना जाता था, ठीक है। इंग्लैंड का एक था शेक्सपियर, तो उसके नाम से इसका नाम क्या कर दिया है, भारत का शेक्सपियर। तो इनकी क्या है, टाइटल है, उपाधि है ना, ये क्या हो जाती है, इनकी टाइटल हो जाता है, उपाधि हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे, ठीक है, नवरत्न थे, 9 रत्नों में से एक थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कालिदास को हम लोग एक कंप्लीट करने के बाद अगला हम लोग पढ़ने वाले भर्तरी जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, भर्तरी, भर्तरी जी के बारे में पढ़ने वाले। पहले भर्तरी जी के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इनके जीवन परिचय के बारे में बता दूं कि ये कहाँ के हैं, यूपी के हैं। कहाँ के हैं, यूपी के हैं, ऐसा बोला जाता है। पहली बात तो कि इनकी एक तो पहली चीज बता दूं आपको, किंवदंती है। क्या है, एक तो किंवदंती है, मतलब हम लोगों ने केवल और केवल ऐसा बता दिया है कि ये जो आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उनके बड़े भाई है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई है। और मैंने आपको बताया भी था इनकी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई, इनके बारे में कहानी मैंने बताई भी थी कि एक्चुअल में क्या है, ये वो व्यक्ति है, मतलब ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पहले एक राजा रहते हैं, कुल मिला के उसके गुप्त वंश के राजा रहते हैं। ऐसा बोला जाता है कि इनके टाइम पर जितने भी ज्यादा जो है आपके शक जो है, शक वक वगैरह के आक्रमण होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब शक आक्रमण होता है तो शकों से बचने के लिए अपनी पत्नी को दे देते हैं, ध्रुव देवी को। किसको दे देते हैं, तो ऐसा बोला जाता है साक्ष्यों के अनुसार कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, ध्रुव देवी था। क्या था, पत्नी का नाम था इनकी ध्रुव देवी, पत्नी ध्रुव देवी था, ठीक है। तो ऐसा देखिए एक्चुअल में क्या है ना, कहीं पे डेटा जो है अलग मिलता है, कहीं पे डेटा ऐसा अलग मिलता है, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, केवल और केवल किंवदंतियों के अनुसार
कि एक्चुअल में क्या है कि भर्तरी की जो पत्नी थी ध्रुव देवी, और ऐसा बोला जाता है कि इनने जो है शकों के राजाओं को दे दिया था। क्या दे दिया था? क्यों? क्योंकि इनके राज्यकाल के पास में जो है राज्यकाल के टाइम पर, शासन काल के टाइम पर इनके ऊपर शक लोग बहुत ज्यादा अटैक कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भैया एक काम करो, आप हमारी पत्नी को लेके जाइए, पर बाकी अटैक मत कीजिए हमारे ऊपर। कमजोर राजा थे, थोड़े ज्यादा क्या है साहित्यकार टाइप थे, लिटरेचर टाइप थे, इतने ज्यादा प्रतापी राजा नहीं थे इतिहास में। और जब प्रतापी राजा नहीं होते तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा कि सामने वाले ने क्या कर दिया था, इनको अपनी पत्नी को दे दिया था। लेकिन बाद में ये क्या करते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जाते हैं और शकों को, इसीलिए इनकी उपाधि पड़ जाती है कि इनकी सकारी, है ना। मैंने बताया आप लोगों के इतिहास में, जब आप लोग एमपी के इतिहास में पढ़ोगे तो सकारी के बारे में बताया है। तो ये जाते हैं और ध्रुव देवी को वापस लेके आ जाते हैं और अपनी ही भाई की घरवाली से शादी कर लेते हैं बाद में, ठीक है। और उनको आपदस्थ कर दिया जाता है, ऐसा साक्ष्य मिलता है। देखिए पहली बात, ये बिल्कुल 100% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा इनकी जो उपाधि आती है शकारी, इनकी जो उपाधि है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। मतलब ये अगर उपाधि आ रही है हर जगह पे, मतलब वर्णन तो बिल्कुल सही है। चलिए भर्तरी के बारे में एक ये भी बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश के चुनार में इनने क्या है, एक्चुअल में साहित्यकार थे तो इनने अपनी साधना स्थली बनाई थी सबसे पहले। तो इनसे पूछा जाएगा कि साधना स्थली कहां पर थी। ये 3 स्थान एक्चुअल में इनके क्या है ना, फेवरेट है, याद रखिएगा। मोस्ट फेवरेट 3 स्थान है इनके। पहले बता दूं, पहला अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भैया इनने कहां अपनी साधना स्थली को स्टार्ट किया था, बिल्कुल यूपी के चुनार में किया था भाई साहब, उत्तर प्रदेश के चुनार में किया था। आगे अगर बात करें, ठीक है, आगे अगर बात करें कि इनकी समाधि कहां पर है, समाधि मतलब मरने के बाद में जो समाधि बनाई जाती है, टॉम्ब टाइप, मकबरा टाइप बना दिया जाता है, तो वो कहां पर है, तो ये राजस्थान में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। राजस्थान में, और राजस्थान में याद रखिएगा सरिस्का में आता है। कहां पे आता है ये? सरिस्का, ठीक है। और सरिस्का कहां पे आता है, तो अलवर जिला आता है, ठीक है, अलवर जिला आपका लग जाता है। तो यहाँ पर इनकी क्या है, समाधि स्थल है, याद रखिएगा। और तीसरा, इनने जो अपनी योग स्थली बनाई थी, साधना अलग हो जाती है, योग स्थली अलग हो जाती है, ठीक है। तो योग स्थली जो बनाई थी इनने, तो याद रखिएगा वो कहां पे बनाई थी, तो इनने उज्जैन में बनाई थी। कहां पे बनाई थी? उज्जैन में। उज्जैन में गढ़कालिका मंदिर के पास में गुफाएं हैं। गढ़कालिका मंदिर के पास में क्या है? गुफाएं हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं हम? भर्तरी के नाम पे, भर्तरी की गुफाएं। जाइएगा, बहुत शानदार है, ठीक है, देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। भर्तरी की गुफाओं, भर्तरी की गुफाएं हैं, ठीक है, याद रखिएगा। केव से वहां पे भर्तरी की केव से, ठीक है। तो ये तीनों स्थानों के बारे में आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भाई साहब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा, क्या करेगा वो पूछेगा, ठीक है। चलिए बाद में इनकी अगर बात करें हम लोग रचनाएं की, तो रचनाएं इनकी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, रचनाएं बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये रचनाएं भी आप लोगों को याद रखना है कि रचनाएं कौन कौन सी होगी इनकी। तो इनकी एनवीएस के नाम से रचनाएं बहुत ज्यादा फेमस है रचनाएं, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि इनकी क्या है, त्रिशतक बहुत ज्यादा, ये आईएमपी है, त्रिशतक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये त्रिशतक क्या होता है, याद रखिएगा। तो त्रिशतक में आप लोग ध्यान रखिएगा कि नीति शतक आता है सबसे पहले इनका, नीति शतक, है ना। आप लोग याद रख सकते हो एनवीएस के माध्यम से, किससे? एनवीएस से, ठीक है। एन फॉर नीति शतक, वी फॉर वैराग्य शतक आ जाता है, वैराग्य शतक आ जाता है, वैराग्य शतक आ जाता है। और उसके अलावा एस से इनका आ जाता है श्रृंगार शतक। क्या आ जाता है? श्रृंगार शतक। इसके अलावा भी इनकी रचना है, ठीक है, इसके अलावा भी इनकी रचनाएं हैं बहुत सारी, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें तो, है ना, अलग अलग बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो इनकी रचनाएं और भी बहुत सारी है। जैसे हम लोग रचनाओं के बारे में बात करेंगे तो शब्द धातु समीक्षा आ जाएगी। आप लोगों ने लिख दिया है वररुचि, कालिदास, अमर सिंह, पूरे लिखो, टोटल एक ही बार में कंप्लीट करो। जैसे बाणभट्ट लिखा था, ठीक है, वररुचि, दीपमाला लिखा है, पूरे 9 के 9 बिल्कुल सही है। अमर सिंह है, धन्वंतरी है, हरिशेन, हरिशेन भी है क्या? हरिशेन, कालिदास, शंकु, वारामिहिर, बेताल भट्ट, क्षपणक, वररुचि, हरिशेन भी आता है क्या? धन्वंतरी, हरिशेन, ठीक है, बिल्कुल, शंकु, बेताल भट्ट, क्षपणक। आप लोग जो क्षपणक की स्पेलिंग लिख रहे हो ना, वो सही नहीं लिख रहे हो ना, याद रखिएगा। क्षपणक की जो स्पेलिंग होती है वो ऐसे लिखी जाती है, KSH आता है ना, KSH, क्षपणक, है ना, याद रखिए। अच्छा, जो क्षत्रिय वाला रहता है वो एक्चुअल में संयुक्त व्यंजन होता है, और संयुक्त व्यंजन जो बना होता है वो आधे का प्लस षटकोण वाले सा से मिलकर के बना होता है, ठीक है। इसलिए इसकी स्पेलिंग जो आती है वो ना KSH आती है, याद रखिएगा। इसकी स्पेलिंग जो आती है वो KSH आती है। चलिए बढ़िया है, देख के लिख रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। बार बार आप लोग रिवाइज करोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, कोई बात ही नहीं, बार बार आप लोग रिवाइज किया करो, ठीक है।
चलिए और क्या क्या है इसकी, तो याद रखिएगा आप लोग, शब्द धातु जो है आपकी समीक्षा आ जाती है इसकी और रचनाओं में, शब्द धातु समीक्षा, मीमांसा सूत्रवृत्ति आ जाती है, मीमांसा सूत्रवृत्ति आ जाती है, सूत्रवृत्ति आ जाती है, वाक्यपदी आ जाती है, वाक्यपदी है। ठीक है, ये आप लोगों की ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता दूं आप लोगों को, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए याद रखिएगा त्रिशतक के मामले में आप लोगों को याद रखना है बस, ठीक है, क्योंकि त्रिशतक आप लोगों से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्टली सीधा सीधा पूछ लेगा। कौन कौन सा है तो मैंने आप लोग बता दिया है, एनवीएस से याद रखना है, एन फॉर जो है नीति शतक, वी फॉर वैराग्य शतक, एस फॉर श्रृंगार शतक, ठीक है। तो याद रखिएगा जो है एनवीएस के नाम से याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ये पूछेगा। लेकिन याद रखिएगा एक और चंडी शतक आएगा आगे, वो चंडी शतक मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, वो बाणभट्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग बाणभट्ट भाई साहब की, ठीक है, अगला जो आएगा वो आपका आ जाएगा बाणभट्ट जी, ठीक है, बाणभट्ट जी के बारे में बात करते हैं। चलिए बाणभट्ट जो है, पहले इनके जीवन परिचय के बारे में बता दूं पहले तो ये, ठीक है, जब बाणभट्ट के बारे में बताऊं तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि है। किनके हैं? हर्षवर्धन के दरबारी कवि है। हर्षवर्धन कहाँ के है? कन्नौज के शासक है। कहाँ के शासक है? तो याद रखिएगा कन्नौज के शासक है। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि है, मतलब स्कॉलर है, दरबारी कवि है, ठीक है, दरबारी कवि है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग बाणभट्ट के बारे में। भाई बाणभट्ट ने बहुत सारी अच्छी रचनाएं लिखी है, 5 रचनाएं काफी अच्छी लिखी है इनने, है ना, इनकी रचनाएं काफी फेमस, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो हर्ष चरित्र लिखा है इनने, हर्ष चरित्र लिखा है इनने। तो हर्ष चरित्र का ध्यान रखिएगा आप लोग कि हर्ष चरित्र जो है वो हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के ऊपर है, ठीक है। हर्षवर्धन का क्या है इसमें? ऑटोबायोग्राफी, मतलब बायोग्राफी है इसकी, मतलब ऑटोबायोग्राफी तो खुद का ही लिखा जाता है, तो जीवन चरित्र है इसका, ठीक है। क्या है इसका? जीवन चरित्र इसमें, तो जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है, तो हर्षवर्धन वो है, ठीक है। इसके अलावा इनकी मुकुट ताड़ितक है, मुकुट ताड़ितक है, मुकुट ताड़ितक है रचना इनकी। इसके अलावा इनकी पार्वती परिणय है, मतलब पार्वती जी की शादी जो है भगवान शिव से किस प्रकार से हो रही है, तो याद रखिएगा उसमें पार्वती परिणय के ऊपर में है। पार्वती परिणय के अलावा इनकी चंडी शतक भी आ जाती है, एक और रचना चंडी शतक आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और ज्यादा बहुत ज्यादा आईएमपी इनकी रचना वो आ जाती है हर्ष चरित्र और कादम्बरी, ठीक है। कौन सी आ जाती है? कादम्बरी। और ये कादम्बरी के बारे में एक आप लोगों को वर्णन लिखना है, याद रखिएगा, ये भारत का प्रथम दुखांत, मतलब ऐसा बोला जाता है इनके बारे में रचना में कि भारत का प्रथम दुखांत नाटक के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। भारत का पहला दुखांत नाटक के रूप में जाना जाता है इसको, ठीक है। या प्रथम उपन्यास के बारे में जाना जाता है। और इनका जो पुत्र है भूषण भट्ट, ठीक है, वो इसकी रचना, मतलब ये कंप्लीट नहीं कर पाते, इनकम्प्लीट छोड़ के जाते हैं इसको। क्या छोड़ के जाते हैं? इनकम्प्लीट छोड़ के जाते हैं, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट उसको छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्या छोड़ के जा रहे हैं? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पूर्ण कौन कर रहा है? तो इनका बेटा कर रहा है, ठीक है। पूर्ण कौन कर रहा है? इनका सन कर रहा है, जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा भूषण भट्ट। क्या कौन कर रहा है? भूषण भट्ट, भूषण भट्ट कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको कंप्लीट कौन कर रहा है? तो भूषण भट्ट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 मिनट जरा कुछ गिर गया है यहाँ पे, भूषण भट्ट कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या? कंप्लीट है सबका? हाँ, हर्ष चरित्र और कादम्बरी, बिल्कुल। श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, बिल्कुल ठीक है। कोई बात नहीं, कैसे भी आप लोग जो है लिखते हो, कोई टेंशन नहीं है वो तो, पर प्रॉपर होना चाहिए बस। नहीं नहीं बेटा, ये अलग है ना, ये तो इनका पुत्र है, वो भूषण जो अलग आता है ना, वो अलग आता है, ठीक है। ये भूषण नहीं है, ये तो केवल और केवल इनका पुत्र है, ये इसकी कंप्लीट कर रहा है इसकी, है ना। कादम्बरी को याद रखिएगा विश्व का पहला उपन्यास भी बोला जाता है, ठीक है। कादम्बरी को विश्व का पहला उपन्यास भी बोला जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग, भवभूति के बारे में पढ़ेंगे अब आगे, भवभूति जी के बारे में। भवभूति, भवभूति जी के बारे में कौन से हैं? चौथे नंबर के है ना भवभूति, ठीक है। चलिए भवभूति के बारे में पढ़ते हैं।
पहले तो इनके बारे में भी याद रख लिया, ये भी स्कॉलर है, ठीक है। किसके हैं? यशोवर्मन के दरबारी कवि है, ठीक है, यशोवर्मन। ये भी कहाँ के याद रखिएगा, ये भी कन्नौज के राजा के दरबारी कवि है, पहले तो कन्नौज के, ठीक है। तो कन्नौज के दरबारी कवि है, किसके? हर्षवर्धन के। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि है, पहली बात तो दरबारी कवि है, हर्षवर्धन के क्या है? ये दरबारी कवि है। आगे बात करेंगे हम लोग बहुभूति की, आगे बात कर ले अगर हम, तो इन्हें भारत का मिल्टन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का मिल्टन कहा जाता है, भारत का मिल्टन कहा जाता है। ये इनकी टाइटल है बेटा, याद रखिएगा, उपाधि है इनकी, ठीक है। ये क्या है? इनका टाइटल है, टाइटल याद रखिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा आईएमपी टाइटल आप लोगों का। फिर आगे बढ़े अगर हम लोग, तो इनका पूरा नाम कौन बताएगा? एनीवन, कोई भी बताओ इनका पूरा नाम क्या है एक्चुअल में, है ना। इनका नाम बहुभूति का जो है मेन नाम, या मेन नाम क्या है इनका? मेन नाम, मुख्य नाम क्या है? ठीक है, मेन नाम, मुख्य नाम क्या है ना। इनका पूरा नाम बताइए, मेन नाम। इसके अलावा इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो रचनाएं केवल इनकी 3 है भाई, है ना। वो तीनों ही रचनाएं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, तीनों ही रचनाएं आप लोगों की क्या है? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। कौन कौन सी है? मालती और माधव के प्रेम प्रसंग का वर्णन मालती माधव में मिलता है, मालती माधव, ठीक है। उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित, थोड़ा सा यार मैंने वहां पर एक जो है आप लोग थोड़ा पॉइंट जो है आप लोगों ने लिखा तो नहीं, वो एक्चुअल में अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जो कादम्बरी है ना, ये विश्व का पहला उपन्यास है, याद रखिएगा। क्या है? विश्व का पहला उपन्यास है, विश्व का पहला उपन्यास है, याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर रामचरित का, तो ये वर्ल्ड का सबसे पहला दुखांत नाटक है ना, ऐसा बोला जाता है। साक्ष्य के ऊपर है, एविडेंस के ऊपर है, ठीक है। साक्ष्य ऐसा मिला है हमें, ये साक्ष्य के ऊपर मिला है, और इसमें ये बोला गया है कि सबसे ज्यादा क्या है? दुखांत नाटक है, दुखांत नाटक है विश्व का पहला, दुखांत नाटक, याद रखिएगा, ठीक है। तो दुखांत नाटक ये, और इसमें ऐसा बोला जाता है कि इसमें जो भगवान, जो मैया सीता का हरण होता है, उसमें वर्णन है, इसमें सीता हरण का वर्णन मिलता है आपको। क्या मिलता है? सीता हरण के बारे में वर्णन आप लोगों को क्या हो जाता है? मिल जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें। और एक और आप लोगों का आ जाता है, वो कौन सा आ जाता है? महावीर चरित आ जाता है। कौन सा आ जाता है? महावीर चरित, महावीर चरित आ जाता है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, महावीर चरित किसके ऊपर है? राम कथा के ऊपर आधारित है, तो राम कथा पर आधारित है ना, राम कथा पर आधारित है। वैसे ज्यादातर हम लोग यहाँ पे महावीर का अगर मतलब निकाले, मतलब महावीर का मतलब होता है यहाँ पे भगवान हनुमान जी, हनुमान जी के ऊपर जो है दे रखा है, लेकिन राम कथा के ऊपर आधारित है, ठीक है। क्योंकि ये किनके हैं? को पूरी तरीके से किनके, मतलब वो है एक तरीके से राम के भक्त है। बिल्कुल सही बात है। सुनैना और स्वाति बिल्कुल लिख दिया आप लोग, नहीं लिखे? हाँ, इनका नाम जो है पूरी तरीके से क्या है? पूरा है श्रीकंठ पद लाछन बहुभूति, है ना। श्रीकंठ पद लाछन, लाछन बहुभूति, इनका पूरा नाम है। ये पूछेगा आप लोगों से, प्रॉपर तरीके से याद रखिएगा, इसलिए इसको पूरा याद रखना है। श्रीकंठ पद लाछन बहुभूति पूरा नाम है इनका, ठीक है। श्रीकंठ पद लाछन बहुभूति इनका पूरा नाम है। चलिए आगे लास्ट हम लोग चले जाते हैं। देखिए पहला हम लोगों ने, पहले बता दूं आप लोगों को, पहला फर्स्ट वाला जो प्राचीन में हमने कालिदास जी को पढ़ लिया है, ठीक है, कालिदास को पूरा पढ़ा है। दूसरा वाला हम लोगों ने जो पढ़ा है प्राचीन वाले में, जो दूसरा पढ़ा है वो आप लोगों का कौन सा पढ़ा है? दूसरा वाला भर्तरी को पढ़ लिया है। तीसरा वाला हम लोगों ने कौन सा? बाणभट्ट को पढ़ लिया है। चौथा वाला जो पढ़ा है हमने वो आपका बहुभूति को पढ़ लिया है। और 5वें नंबर को जो पढ़ने वाले हैं वो राजशेखर के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग? राजशेखर जी के बारे में, राजशेखर जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर राजशेखर जी के बारे में पढ़ने वाले हैं तो याद रखिएगा सबसे पहले कि ये किनके दरबारी कवि, ठीक है, याद रखिएगा ये किनके दरबारी कवि। बताइए जरा किनके दरबार में थे। मैंने आपको एक कलचुरी शासक का नाम बताया था, बस जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आखिर में वो कौन सा कलचुरी शासक है जिसके दरबारी कवि थे। फटाफट बताइए। कलचुरी शासक, वो भी महिष्मती कलचुरी शासक है ना, महिष्मती का कलचुरी शासक। जल्दी से बताइए कि महिष्मती का आखिर में जो है आपका सॉरी त्रिपुरी है ना, महिष्मती। त्रिपुरी का कलचुरी शासक कौन है? त्रिपुरी का कलचुरी शासक कौन है आखिर में, ठीक है। किस त्रिपुरी के कलचुरी शासक के क्या थे? अधीन थे या किनके दरबारी थे? स्कॉलर्स थे। चलिए इनकी रचनाओं के बारे में बात कर ले, हम रचनाओं के बारे में बात कर ले। अगर आप ये बोलोगे सर हमने तो इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे देखे हैं, तो बिल्कुल यार इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग देख नहीं रहे हैं, हम लोग केवल एमपी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा वहां पर कि एमपी के अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान रखिएगा कि एमपी के अकॉर्डिंग हम लोग केवल और केवल यहाँ पे कलचुरी शासक के अकॉर्डिंग देखेंगे, उनके दरबारी। बाकी ऐसा नहीं है बाद में भी रहे हैं ना,
बहुत सारे लोगों के उसके भी रहे। चलिए रचनाओं के बारे में बात करेंगे इनकी, तो कौन कौन सी भैया, तो याद रखिएगा इनकी काव्य मीमांसा बहुत ज्यादा आईएमपी है। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी मिलेगी आपको रचना इनकी, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी इनकी रचना मिलेगी। इसके अलावा बाल भारत मिलेगा, बाल भारत नामक की रचना मिलेगी आपको, बाल भारत। और बाल रामायण के नाम से मिलेगी इनकी रचना, बाल रामायण के नाम से भी रचना मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा ये एंशिएंट में आप लोगों के इतने ही होते हैं, 5 लोग हैं आप लोगों के, मैंने पूरे पढ़ा दिया आपको, चाहे कालिदास हो, चाहे भर्तरी हो, चाहे भवभूति हो, चाहे आपका जो है आप लोग क्या बोलते हैं राजशेखर जी हो, चाहे वो बाणभट्ट हो। ठीक है, तो टोटल मैंने पांचों के पांचों कंप्लीट करवा दिया है टोटल आप लोगों से, इसके अलावा कुछ भी पूछेगा नहीं। ठीक है, जहां जहां पे आप लोगों के साक्ष्य उपलब्ध है वहां पे मैंने बता दिया है। कौन सा बताया आप लोगों ने, किसी ने नाम नहीं बताया, हाँ अच्छा युवराज देव है ना, युवराज देव प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा युवराज देव, युवराज देव, ये युवराज देव याद रखिएगा, वही है जिनकी शादी किनसे हुई है, नोहला देवी से हुई है। ठीक है, वही ये नोहला देवी से हुई है। उन्हीं के कार्य का जो है, उन्हीं के शासनकाल में कौन आया था, याद रखिएगा आप लोग, कौन आया था, राजशेखर जी आए थे और इनके दरबारी कवि थे। चलिए अब मध्यकालीन पढ़ लिया जाए, क्या अगर आप लोगों को याद हो गया हो प्रॉपर तरीके से, क्या सर ये कंप्लीट है हमारा। त्रिपुरा नहीं लिखना है, त्रिपुरी लिखना है। ठीक है, त्रिपुरी लिखना है प्रॉपर। चलिए चलिए आगे आ जाए फिर। आगे आ जाओ फिर मध्यकालीन वाले। मध्यकालीन में पहले तो हम लोग बात कर ले कि मध्यकालीन में कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मध्यकालीन वाले में मतलब आप लोग मिडिवल वाले में कौन कौन से पढ़ने वाले, तो इसमें 4 लोगों का नाम पढ़ेंगे हम। ठीक है, याद रखिएगा इसमें कितने लोगों का नाम पढ़ेंगे हम लोग, केवल 4 लोगों का पढ़ेंगे। ठीक है, केवल और केवल आप लोगों के कितने पढ़ेंगे हम लोग, केवल 4 लोगों के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या नाम आएंगे आपके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आचार्य केशवदास जी के बारे में। ठीक है, आचार्य केशवदास जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके जो दीपमाला आप बोल रहे थे वो आप लोगों के जो कौन से आ जाएंगे, तो याद रखिएगा भूषण जी यहाँ आ जाएंगे आपके। ठीक है, उसके अलावा आपके राजा भोज जी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, राजा भोज जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके अलावा लास्टली हम लोग पढ़ लेंगे राजा भोज के अलावा आपके जो है पद्माकर जी के बारे में पढ़ेंगे, सागर के। ठीक है, तो पद्माकर जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा आप लोग कौन कौन से, केशव दास के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, भूषण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, राजा भोज के बारे में पढ़ेंगे और पद्माकर जी के बारे में पढ़ेंगे। कौन से वाले, मिडाइवल वाले जो है मध्यकालीन वाले। चलिए केशवदास की बात करेंगे, केशवदास की बात करेंगे सबसे पहले। चलिए केशवदास के बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले, केशवदास। ठीक है, तो केशवदास जी का याद रखिएगा सबसे पहले तो इनका जन्म का जो टाइम पीरियड में हमें मिलता है वो 1555 में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा वो कहाँ पे मिलता है, ये ओरछा में मिलता है। और आप लोगों को पता है ओरछा कौन से जिले में आता है, तो ओरछा आप लोगों के निवाड़ी जिले में आता है। कहाँ पे आता है, निवाड़ी जिले में आता है। तो 1555 में ओरछा में जो है इनका निवाड़ी जिले में क्या हुआ था, जन्म हुआ था केशवदास जी का। ठीक है, इनकी एक्चुअल में क्या है ना कि ये भी संस्कृत के एक्चुअल में क्या है, संस्कृत बहुत भाषा को जो है मानने वाले हैं। ठीक है, और संस्कृत भाषा को मानने वाले थे, मध्यकालीन थे एक्चुअल में। और जब इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो इनकी भाषा में बहुत ज्यादा क्लिष्टता है, दुरूहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा टफ लगती है इनकी, इसीलिए इनको एक टाइटल जो है दिया गया है, याद रखिएगा एक टाइटल दिया गया है। वो टाइटल का नाम क्या है, याद रखिएगा, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है इनको। भाषा में दुरूहता और क्लिष्टता के कारण इनको क्या बोला जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो ये टाइटल आप लोगों को याद रखना है, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि हिंदी में रीतिकालीन कवि थे। ठीक है, प्रथम रीतिकालीन कवि थे, प्रथम फर्स्ट रीतिकालीन कवि थे, याद रखिएगा प्रथम रीतिकालीन कवि थे या साहित्यकार थे, कुल मिला के जो भी आप लोगों को मानना है, लेकिन प्रथम रीतिकालीन कवि माने जाते हैं कौन, केशवदास जी। ठीक है, चलिए इनके बारे में अगर हम लोग रचनाएं करें, ठीक है रचनाएं की बात करें अगर हम, तो रचनाएं कौन कौन सी आ जाएगी, तो चलिए बात करेंगे हम लोग रचनाओं के बारे में। सबसे पहले रचनाओं के बारे में तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इनने रचनाएं कम से कम 7-8 लिखी और सारी की सारी हम लोगों को याद रखना है पूरी। ठीक है, कौन कौन सी है, तो भैया रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया लिखी है इनने, कवि प्रिया लिखी है, कवि प्रिया,
या कवि प्रिया भी बोल सकते हैं उसको हम। तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया लिखिए, है ना। विज्ञान गीता लिखिए, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता के बारे में लिखा है इनने, विज्ञान गीता के अलावा याद रखिएगा आप लोग इसमें जहांगीर जस चंद्रिका लिखा है इनने, जहांगीर जस चंद्रिका लिखी है इनने, जहांगीर जस चंद्रिका लिखी है, जहांगीर जस चंद्रिका लिखी है इनने, ठीक है, याद रखिएगा जहांगीर जस चंद्रिका लिखी है इनने। जहांगीर जस चंद्रिका के अलावा इनने जो है रतन बावनी लिखी है, नहीं रतन बावनी नहीं आएगी इनकी, है ना, रतन बावनी नहीं आएगी इनकी। इसके अलावा इनने याद रखिएगा, हाँ, रीतिकाल, एक्चुअल में दीपमाला ये हिंदी में आपको याद करने पड़ेंगे ना, जैसे भक्ति काल आता है, रीतिकाल आता है, आधुनिक काल आता है, इस प्रकार से याद करना पड़ेगा। हिंदी में आपको कोई भी इंग्लिश वाली जो वर्डिंग रहती है वो नहीं आ पाएगी, ठीक है। इनको डायरेक्टली आपको सीधा ही याद रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, रस चंद्रिका आपका पूछा गया पहले, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको कि रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल, है ना, ये सारे काल आप लोगों को हिंदी में याद रखने पड़ेंगे ना, क्योंकि हिंदी के अकॉर्डिंग रहते हैं, तो इनका नाम कुछ भी नहीं होता है ऐसा, ठीक है। आप पीरियड बोल सकते हो उनको, रीति पीरियड वगैरह। एक्चुअल में भक्ति काल के बाद में जो आने वाला जो पीरियड है उसे रीति काल कहा जाता है एक्चुअल में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्लियर है क्या? रामचंद्रिका है इनकी, वीर सिंह देव चरित है ना, रामचंद्रिका अगली, रामचंद्रिका है, वीर सिंह देव चरित है, वीर सिंह देव चरित है ना। अलंकृत, राम अलंकृत मंजरी है, राम अलंकृत मंजरी है, ठीक है। हो गई कितनी, 7-8 हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ बस इतनी ही याद रखिएगा ना, इतनी याद रखना है आप लोगों को, याद रखिएगा इतना, ठीक है। एक और राम जो है रतन बावनी है ना, रतन बावनी, ठीक है। रतन बावनी, राम अलंकृत मंजरी, वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है। ये आप लोगों को इनकी केशवदास के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारी रचनाएं आप लोग बार बार टाइप करते रहिए, टाइप करते रहोगे तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आता रह जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, केशवदास हो गया। केशवदास के बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद में अब भूषण, है ना, भूषण। चलिए सबसे पहले तो आप लोग ये टाइप करिए, बताइए कि इनको जो नाम जो है भूषण की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी, फटाफट बताओ जरा। भूषण जो उपाधि किसने दी थी, भूषण जो उपाधि दी थी इनको किसने दी थी, बताओ जरा। भूषण जो इनको टाइटल दिया था वो किसने दिया था, बताइए। भूषण जो टाइटल दिया वो किसने दिया है, उपाधि जो दी है इनको, उपाधि जो दी है, टाइटल जो दिया है भूषण, वो किसने दिया है, बताइए जल्दी से बताओ। बिल्कुल रुद्रदेव ने दिया है, बिल्कुल। कहाँ के राजा है, सुने ना, ये बताओ जरा, रुद्रदेव कहाँ के राजा है, रुद्रदेव कहाँ के राजा है, ये बताओ जरा, किस जगह के राजा है। नहीं, छत्रसाल नहीं है, छत्रसाल है ना, छत्रसाल के तो ये समकालीन है ना दीपमाला, याद रखिएगा। छत्रसाल जो है ना, राजा बुंदेल राजा छत्रसाल उसके समकालीन है, छत्रसाल के समकालीन है, मतलब उनके काल के, मतलब उनके टेन्योर के बराबर इक्वल है एक्चुअल में, ठीक है। छत्रसाल के जो है समकालीन है, समकालीन है। कौन से राजा है, छत्रसाल जो है, हाँ निहारिका सही बता रहे हो, लेकिन ये छत्रसाल जो है उसके समकालीन है, ठीक है, उनके बराबर पैरेलल चलते हैं ये, इसलिए बोला जाता है इनको समकालीन। जो पैरेलल होता है ना उसके बारे में बताया गया, बस पैरेलल। चलिए इनके मैं बताओ फटाफट के कहाँ के राजा है। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन सी इनने रचनाएं लिखी है, ठीक है। चलिए रचनाएं क्या क्या है इनकी, देखो जरा रचनाएं।
रचनाएं इनकी कौन कौन सी है? शिवराज भूषण है पहली बात तो, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण है ना। इसके अलावा रतन बावनी है इनकी, है ना, रतन बावनी इनकी है किनकी, ठीक है सॉरी, रतन बावनी इनकी आ जाती है। शिवराज भूषण है, भूषण उल्लास है, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास भी इनकी, दूषण उल्लास, दूषण उल्लास, दूषण उल्लास आ जाती है। इसके अलावा इनकी रचना कौन सी आ जाती है? भूषण हजारा है, छंदमाला है, भूषण हजारा है, भूषण हजारा, छंदमाला है इनकी रचना, छंदमाला, छंदमाला रचना है इनकी। छत्रसाल दशक भी है, बिल्कुल छत्रसाल दशक भी आएगा, सही है, छत्रसाल दशक आएगा बिल्कुल। और बताओ छत्रसाल दशक के अलावा, एक आध और बची है शायद इसकी। भूषण हजारा लिख दिया, भूषण हजारा हो गया, दूषण उल्लास, भूषण उल्लास, है ना, शिवराज भूषण हो गई, छंदमाला हो गया, छत्रसाल दशक हो गया। और बताओ जरा, और उसके अलावा शिवा बावनी भी आएगी, है ना, शिवा बावनी, बिल्कुल शिवा बावनी आएगी, संदीप तोमर जी, संदीप तोमर जी, शिवा बावनी, शिवा बावनी भी आ जाएगी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शिवा बावनी आएगी, ठीक है। बस इतनी रचना इनकी होती है, याद रखिएगा आप लोग कौन कौन सी, शिवराज भूषण, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, छंदमाला, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक और याद रखिएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अगर आप लोग जाओगे शिवराज भूषण लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये शिवाजी के भी समकालीन है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, शिवाजी के भी समकालीन है, शिवाजी के भी समकालीन है, शिवाजी के भी क्या है, ये समकालीन है, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल भूषण उल्लास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, क्या आगे बढ़ जाए, क्या भूषण के बारे में कंप्लीट है? ये आप लोग बोल रहे थे सर रुद्रदेव जो, याद रखिएगा चित्रकूट के राजा, याद रखिएगा ना, चित्रकूट, चित्रकूट के राजा है बेटा, याद रखिएगा, चित्रकूट के राजा है। ये बहुत ज्यादा आईएमपी है आप लोगों के लिए, सबसे ज्यादा आईएमपी जो आएगा ना वो चित्रकूट के, इसलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। तो चित्रकूट के राजा जो है रुद्रदेव है, इनने जो है इनको भूषण की जो उपाधि दी, याद रखिएगा, भूषण ने दी है। चलो अब बताओ आगे, आगे बताओ जरा फटाफट, कवि पद्माकर के बारे में बताओ, कवि पद्माकर, कवि पद्माकर की रचनाएं बताओ। चलो पहले तो ये बताना है आपको कवि पद्माकर के बारे में, कवि पद्माकर के बारे में ये बताना है, कवि पद्माकर के बारे में ये बताओ कि जो है ये कहाँ के है, पहली बात तो, ठीक है, तो कहाँ के हो जाएंगे, ये तो पहली चीज तो ये हो गई सागर, ठीक है। चलो इनकी उपाधि बताओ कि इनका जो है बचपन का नाम, एक तरीके से उपाधि क्या है, बचपन का नाम क्या है इनका, मुख्य नाम क्या है इनका, मुख्य नाम मैंने बताया था, कल भी बताया था आपको, मुख्य नाम क्या है इनका, मुख्य नाम क्या है, मुख्य नाम क्या है, बिल्कुल निहारिका, बहुत शानदार, जो मैं बोलने वाला था आपने क्वेश्चन बता दिया है। तो अलीजहा प्रकाश जो इनकी रचना है, अलीजहा प्रकाश, ये अलीजहा प्रकाश जो रचना की गई है वो किसके उसमें की गई है, मतलब किस जो है एक सिंधिया शासक है उसके उसमें की गई है। बिल्कुल प्यारेलाल, बहुत शानदार, बिल्कुल प्यारेलाल सही बताया, बिल्कुल प्यारेलाल, बिल्कुल दीपमाला सही है ये। चलो ये बताओ जरा मुझे कि अलीजहा प्रकाश किस शासक, सिंधिया शासक के लिए जो ये लिखा गया है, किस सिंधिया शासक के लिए लिखा गया है, बताइए जरा, किस सिंधिया शासक के लिए लिखा गया। तब तक इनकी रचनाएं और भी देख ले हम, रचनाएं और भी देख ले इनकी, क्या क्या है इनकी, प्रबोध 50 है, गंगा लहरी आएगी, गंगा लहरी आएगी, जल्दी से फटाफट कमेंट करो क्या क्या आएगी, बताओ जल्दी से। राग रसायन, जय सिंह विरुद्धावली, राग रसायन, जय सिंह विरुद्धावली, जय सिंह विरुद्धावली,
हिम्मत बहादुर बिरादवली, हिम्मत बहादुर विरोधावली, बहादुर विरोधावली, हिम्मत बहादुर विरोधावली। हितोपदेश, हितोपदेश इनकी है क्या स्वाति? हितोपदेश इनकी भी है क्या? हितोपदेश इनकी थोड़ी ना आएगी, इनकी नहीं आएगी, याद रखना। प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय, चंद्रोदय इनकी नहीं आएगी बेटा स्वाति वाला। गंगा के लहरों के साथ, गंगा लहरी, यमुना लहरी भी है इनके, यमुना लहरी थोड़ी ना है। प्रताप विरुद्धावली आती है, प्रताप विरुद्धावली, प्रताप विरुद्धावली आएगी। लेकिन ये बताओ जरा, जगत विनोद है, राम रसायन है, जगत विनोद, बिल्कुल जगत विनोद आएगा, जगत विनोद आएगी। लेकिन ये बताओ जरा, ये अलीजा प्रकाश वाला नहीं बता रहे हो क्या? हितोपदेश भी है, चलिए ठीक है, हितोपदेश, हितोपदेश ठीक है। यमुना लहरी भी है, ठीक है भैया, यमुना लहरी भी लिख दिया हमने, यमुना लहरी। अब मेरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताओ फटाफट। अब ये बताओ जरा कि अलीजा प्रकाश किस सिंधिया शासक के उसमें लिखा गया था, ये बताओ जल्दी से। ठीक है ना, लिख दिया ना। प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, यमुना लहरी, राग रसायन, जयसिंह विरोधावली, प्रबोध चंद्रोदय, जगत विनोद, हितोपदेश। ठीक है, ये विरोधावली याद रखना है ना। जयसिंह के टाइम पे थे, हिम्मत बहादुर के टाइम पे थे, प्रताप जी के टाइम पे थे, इसलिए विरोधावली उनके बारे में लिख रहा है, मतलब उनके शासनकाल के बारे में, टेन्योर के बारे में लिख रहा है वो। ये आईएमपी क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा। कवि पद्माकर जो है, किनकी यहाँ पे जाकर के अलीजा प्रकाश लिखा था, नहीं बताओगे? दौलतराव सिंधिया नहीं पढ़ाया था मैंने? दौलतराव सिंधिया पढ़ाया था कि नहीं? अब याद आ गया होगा आप लोगों को प्रॉपर तरीके से। दौलतराव सिंधिया के बारे में लिखा गया है ना, दौलतराव सिंधिया के उसमें भूल जाते हो बार बार। दौलतराव सिंधिया का बताया था ना। चलो आगे बता दो अब फटाफट। राजा भोज के बारे में बताओ जल्दी से। टेन्योर क्या है राजा भोज का? राजा भोज की रचनाएं वगैरह बताओ। राजा भोज बताओ जरा, राजा भोज का टेन्योर क्या है? राजा भोज का टेन्योर बताओ, कब तक का है इनका शासनकाल? शासनकाल कब से कब तक रहा था इनका? 1000 से लेकर के 1055, 1000 to 1055 तक इनका शासनकाल था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनके निर्माण कार्य के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इनकी रचनाओं के बारे में फटाक से आ जाएगी। रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, रचनाएं क्योंकि बहुत ज्यादा इनकी आईएमपी है, रचनाएं ज्यादा आईएमपी है। चलिए बताइए फटाफट, रचनाएं कौन कौन सी इनकी, रचनाएं बताओ फटाफट। हाँ बिल्कुल एडी में आएगी, बिल्कुल एडी में आएगी, बिल्कुल एडी में आएगी। चलिए कौन कौन सी रचनाएं बताओ फटाफट। सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण आएगी, और चारुचर्या आएगी, चारुचर्या आएगी, सम्रांगण सूत्रधार आएगी, बिल्कुल सम्रांगण सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार। युक्ति कल्पतरु भी आएगी, युक्ति कल्पतरु, कल्पतरु है ना, कल्पतरु आएगी। और बताओ फटाफट, युक्ति कल्पतरु के अलावा, युक्ति कल्पतरु के अलावा बताओ फटाफट जल्दी से, क्या क्या आ जाएगी इनकी? चंपू रामायण और तत्व प्रकाश। चंपू रामायण आएगी, चंपू रामायण, तत्व प्रकाश, तत्व प्रकाश। और बताओ फटाफट।
संदीप भाई ये वाली कौन सी रचना है? हाँ, विद्या विनोद सही है आपकी, विद्या विनोद आएगी बिल्कुल। विद्या विनोद बहुत ज्यादा आईएमपी रचना है ये। युक्ति कल्पतरु भी बहुत ज्यादा आईएमपी रचना है इनकी, है ना। कहाँ के शासक है? दार के शासक है, दार के परमार है। बिल्कुल ठीक है कविराज। हाँ, चारुचर्या मैंने लिख दिया है ना, चारुचर्या ऑलरेडी हो गई। सरस्वती कंठावरण, चारुचर्या, सम्रांगण सूत्रधार, युक्ति कल्पतरु, चंपू रामायण, तत्व प्रकाश, विद्या विनोद, ऑलरेडी रचनाएं डन है। और आगे कोई सी है रचना है बताओ जरा, और बताओ जरा। एक रचना आईएमपी और है, सिद्धांत संग्रह है, बिल्कुल। सिद्धांत संग्रह है, और बिल्कुल श्रृंगार मंजरी, बिल्कुल श्रृंगार मंजरी, बिल्कुल यही चाहिए बस, सिद्धांत संग्रह और श्रृंगार मंजरी। सिद्धांत संग्रह ये पूछा जाएगा इस बार, ठीक है। और उसके अलावा श्रृंगार मंजरी ये पूछे जाएंगे, श्रृंगार मंजरी यही तो पूछे जाएंगे सबसे ज्यादा, यही तो आईएमपी है। बाकी तो सबको पता है ये वाले तो। युक्ति कल्पतरु भी पूछा जाएगा। राज मार्तंड्य, ये वाली भी रचना है क्या इनकी? राज मार्तंड्य, राज मार्तंड्य रचना है क्या इनकी? राज मार्तंड्य, ठीक है भैया, राज मार्तंड्य। राज मार्तंड्य भी ध्यान रखिएगा, राज मार्तंड्य, राज मार्तंड्य को भी ध्यान रखिएगा, राज मार्तंड्य को भी ध्यान रखना है। फिर चलिए आगे बढ़ जाए क्या? आधुनिक, आधुनिक वाले आ जाए, आप पढ़ ले फिर आधुनिक वाले। अच्छा, पतंजलि के योग सूत्र के ऊपर टीका है, ठीक है। वही रचनाओं के अंतर्गत नहीं आता है, वो फिर टीका में आ जाता है। चलिए आगे हम लोग जा रहे हैं अब आधुनिक वाले, है ना। अब आगे आ जाएंगे आप लोगों के आधुनिक वाले, आधुनिक, ठीक है। आधुनिक वाले, मॉडर्न वाले आएंगे आप, और इनको बहुत ज्यादा आईएमपी आप लोगों को ध्यान रखना है। और सबसे पहला व्यक्ति पढ़ेंगे हम माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। चलिए ये बहुत ज्यादा आईएमपी होने वाले हैं, इसलिए हम लोग इनके बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। ये बहुत ज्यादा आईएमपी होने वाले हैं, इसलिए हम लोग इनके बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले तो इनका जन्म, पहली बात तो जन्म पढ़ेंगे इनकी। तो जन्म हुआ है 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1889 को, है ना। 1889 को हुआ है इनका जन्म। कहाँ पे हुआ है? बाबई में। कहाँ पे हो रहा है? बाबई। और अब इस बाबई का नाम चेंज कर दिया है, क्या बोल दिया इसको? माखन नगर, है ना। इसका नाम चेंज हो गया है, माखन नगर नाम चेंज कर दिया इनका, इन्हीं के नाम पे कर दिया, माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पे, ठीक है। तो बाबई, बाबई कहाँ पड़ता है? माखन नगर कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद। और हम लोग होशंगाबाद के बारे में 3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। होशंगाबाद के 3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी का माखन नगर और जो है बाबई याद रखना है आप लोगों को, बाबई भी। तो माखन नगर कर दिया इसका नाम, है ना, माखन बाबई का। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन लोग, इनकी जो मृत्यु हुई है वो कहाँ पे हुई है? भोपाल में हुई है ना, भोपाल में हुए ये, मतलब दिवंगत इनका क्या हुआ था? भोपाल में।
इतना ज्यादा आईएमपी नहीं है, इसलिए हम लोगों को वो नहीं करना है। चलिए, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, स्वतंत्रता में भी क्या किया इनने, साथ दिया है भारत का। कहां कहां पे, तो भारत छोड़ो में भी लिया है और असहयोग आंदोलन में भी, असहयोग आंदोलन में भाग लिया इनने, असहयोग आंदोलन में, और इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया इनने, भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया है, भारत छोड़ो आंदोलन में, क्वाइट इंडिया मूवमेंट में और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लिया है, ठीक है। और इसी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनने क्या निकाली थी, अपनी पत्रिकाएं निकाली थी, कौन कौन सी, तो प्रथा और कर्मवीर, ये दो इनने क्या निकाली है, पत्रिकाएं निकाली है, मैगजीन निकाली है। याद रखिएगा, मैगजीनों का नाम भी बहुत ज्यादा आईएमपी, इनकी मैगजीन बहुत ज्यादा आईएमपी आएगी। तो कौन कौन सी है, प्रथा, ठीक है। अब ये आईएमपी है, प्रथा, ठीक है, याद रखिएगा। और मैं आगे बढ़ाऊंगा इसको तो प्रभाव पढ़ाऊंगा, ठीक है। कंफ्यूजन पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, देखो कौन कंफ्यूजन पॉइंट समझना जा, कंफ्यूजन पॉइंट बताऊंगा। कंफ्यूजन पॉइंट में ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति तो क्या नाम है, माखनलाल चतुर्वेदी है, एक व्यक्ति का नाम माखनलाल चतुर्वेदी और इनने क्या लिखा है, प्रभा, ठीक है। और एक और पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, बालकृष्ण शर्मा नवीन, क्या बताऊंगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन भी पढ़ाऊंगा। और ये बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, इनने प्रभा लिखा है, कौन सा लिखा है, प्रभा। तो देखो, प्रभा और प्रथा में दोनों में अंतर नहीं है ज्यादा, इसलिए कंफ्यूजन पॉइंट में ध्यान रखना। कंफ्यूजन पॉइंट में क्या है कि प्रथा किसने लिखा है, तो प्रथा ये पत्रिका किसकी है, तो याद रखिएगा प्रथा माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन जो कि कहाँ के, जो है शाजापुर के हैं, कहाँ के हैं, शाजापुर के, बयाना के, शाजापुर में कहाँ के, बयाना, अभी पढ़ने वाले हैं बयाना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, बयाना के जो व्यक्ति है वो प्रभा लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं प्रथा। तो दोनों में कंफ्यूजन पॉइंट है, इन दोनों कंफ्यूजन पॉइंट को आप लोग ऐड कर, जो है आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। बिल्कुल, भवानी प्रसाद मिश्र भी है, स्वाति बिल्कुल सही लिख रहे हो आप, हरिशंकर परसाई जी भी और माखनलाल चतुर्वेदी जी भी सही है। ये तीनों जो है होशंगाबाद के हैं, लेकिन अलग अलग है इनके जन्म, है ना। एक का जमुनिया हो रहा है, एक का जामनी गांव में हो रहा है, एक का टिगरा गांव में हो रहा है, मतलब एक का माखन नगर वो उसमें हो रहा है, ठीक है। तो तीनों का याद रखना होशंगाबाद में अलग अलग, क्योंकि इनके बारे में पूछेगा, ये पूछ सकता है, क्वेश्चन बना लेगा हो कि होशंगाबाद का कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है इनमें से। अब वो 3 दे देगा, चौथा नहीं देगा। हाँ, बाबई में माखन नगर इसका नाम है वर्तमान में, खंडवा में, बिल्कुल एकेडमी भी है, ठीक है। चलिए इनको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे अपन, है ना, क्योंकि बहुत बड़े हैं ये, तो इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो याद है ना, प्रथा याद रखिएगा, प्रथा और प्रभा दोनों वर्ड को याद रखना, ठीक है। अगर वर्ड याद रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे बात करेंगे इनके बारे में। 2 आईएमपी पॉइंट और याद कर लिया अपन यहाँ पर। तो पहला पॉइंट आईएमपी क्या आएगा, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सबसे पहला मिला है इनको, कब मिला है, 1955 में मिला है। किसके लिए, हिम, कौन सी, तरंगिणी, हिम तरंगिणी के लिए मिला है इनको सबसे पहले, तो याद रखिएगा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कौन सा वाला, हिम तरंगिणी के लिए 1955 में, याद रखिएगा। हिंदी भाषा है इनकी, कौन सी भाषा है, तो हिंदी भाषा, याद रखिएगा। और इनकी उपाधि जो है, टाइटल क्या है, टाइटल के बारे में ध्यान रखना आप लोगों को। टाइटल क्या है, इनकी उपाधि क्या है, टाइटल। तो टाइटल याद रखना, एक भारतीय आत्मा के नाम से बोला जाता है, एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा के रूप में भी जाना जाता है इनको, एक भारतीय आत्मा के रूप में भी स्वीकार किया है, इनकी क्या है, टाइटल है। चलिए अगर बात करेंगे हम लोग आगे, तो इनकी रचनाएं आ जाएगी। आप रचनाएं बहुत ज्यादा आईएमपी इनकी, बहुत सारी रचनाएं, ठीक है। तो रचनाओं के बारे में याद रखना। चलिए सबसे पहले तो दोनों हिम कर लेते हैं। तो कौन कौन सी आ जाएगी, हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, 2 हिम है इनके पास में, एक हिम किरीटिनी है, हिम किरीटिनी है, ठीक है। तो इनके बारे में ध्यान रखना है। उसके अलावा इनने क्या लिखी है, माता लिखा है, माता के अलावा युग चरण लिखा है, युग चरण। पुष्प की अभिलाषा भी लिखी है इनने, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा लिखी है, पुष्प की अभिलाषा के अलावा युग चरण, अच्छा युग चरण हो गया है, युग चरण लिखा है इनने। वेणुलो गूंजे धरा लिखा है, वेणुलो गूंजे धरा, वेणुलो गूंजे धरा,
वेणुलो गुंजे धरा के बारे में याद रखना है आपको। रचनाएं बहुत सारी इनकी है ना, बिल्कुल ट्रक भर के पूरा। युग चरण बिल्कुल भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा बोला जाता है। आगे मरण ज्वर है, धूम्रवलय है, मरण ज्वर है, मरण ज्वर है, धूम्रवलय है, धूम्रवलय, मरण ज्वर है, धूम्रवलय है। आगे बात करेंगे हम लोग, कृष्ण अर्जुन युद्ध है, साहित्य देवता है, कृष्ण अर्जुन युद्ध, साहित्य देवता, साहित्य देवता। बहुत सारी रचनाएं याद रखिएगा इनकी, बहुत सारी रचनाएं। दीप से दीप जले, बिल्कुल दीप से दीप जले भी है, दीप से दीप जले भी है, दीप से दीप जले भी है, बिल्कुल सही जा रहे हो। आगे नेक्स्ट, इसके अलावा इनने और क्या लिखा है, अमीर इरादे गरीब इरादे, अमीर इरादे गरीब इरादे, गरीब इरादे। और इसके अलावा रचनाएं और भी है, बहुत सारी रचनाएं, क्योंकि इनकी है ना थोड़ी बहुत रचनाएं नहीं है, थोड़ी बहुत रचनाएं नहीं है इनकी है ना, बहुत सारी है। उठ नहान है, समर्पण है, उठ नहान है, समर्पण है, उठ नहान, समर्पण, समय के पांव भी इनकी रचना, समय के पांव। और बताओ जरा, और कौन कौन सी रचनाएं इनकी, और बताओ कौन कौन सी रचनाएं हैं। ये तो अपन ने लिखवा दिया है ना, एक भारतीय आत्मा वगैरह लिखवा दिया, युग चरण, समर्पण हो गया, दीप से दीप जले हो गया, युग चरण हो गया। धूम्रवलय लिख दिया ना हमने, धूम्रवलय बिल्कुल लिख दिया, धूम्रवलय पहले से। रंगों की बोली, हाँ बिल्कुल रंगों की बोली भी आ जाएगा। कला का अनुवाद भी है क्या, साहित्य के देवता भी, यहाँ साहित्य के देवता, ये भी इनकी काफी फेमस है, साहित्य के देवता, साहित्य के देवता। रंगों की बोली, रंगों की बोली भी, कला का अनुवाद, ये वाला भी चेक करना एक बार, कहानी और कहावत का मुझे लग नहीं रहा है ये वाली रचना भी होगी, ये रचना नहीं है मेरे हिसाब से, कहानी और कला वगैरह, कहावत वगैरह। चिंतक की लाचारी, वाह बहुत शानदार, ये सबसे आईएमपी में रखूंगा मैं ना, चिंतक की लाचारी, ये सबसे ज्यादा आईएमपी में रखेंगे। सबसे ज्यादा अगर कोई आईएमपी रचना होगी तो वो है चिंतक की लाचारी। बिल्कुल सबसे ज्यादा आईएमपी है चिंतक की लाचारी, सबसे ज्यादा आईएमपी, सबसे ज्यादा आईएमपी। लिखवा दिया ना मैंने, पत्रिकाएं लिखवा दी है ना, निहारिका पहले लिखवा दिया मैंने, यहाँ पे लिखवा दिया मैंने आप लोग पत्रिकाएं ना। प्रथा और कर्मवीर है ना, इनकी तो दो है ना रचनाएं, तो प्रताप थोड़ी ना है, प्रथा और कर्मवीर है। प्रताप पत्रिका जो है आपकी गणेश शंकर विद्यार्थी की आएगी एक्चुअल में, प्रताप, और बालकृष्ण शर्मा नवीन की भी आ सकती है इसमें, लेकिन प्रताप इनकी पत्रिका नहीं है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की नहीं आ रही का। बालकृष्ण शर्मा नवीन की, गलती मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को लिखवा दूं इधर, देखो दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति,
एक का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल जी, है ना। माखनलाल जी की जो पत्रिकाएं जो है, क्योंकि इनमें आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। कंफ्यूजन पॉइंट बना लो, एक कंफ्यूजन पॉइंट बना लो, कंफ्यूजन पॉइंट बना लो, और उनमें याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी की जो पत्रिकाएं हैं वो आपकी दो है। एक तो प्रथा है, कौन सी प्रथा, ठीक है, और वही इनकी जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, प्रभा, ठीक है। याद रखिएगा, इनकी क्या रहेगी, प्रभा, और इनकी क्या रहेगी, प्रताप, 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 ठीक है। याद रखिएगा कि इनकी ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, याद रखिएगा ये, ठीक है। और इनकी पत्रिकाओं की बात करें अपन, पत्रिकाओं की बात करें तो ये पत्रिकाएं हो गई है, ठीक है। तो इनकी पत्रिकाएं कौन सी है, ये है, ये बिल्कुल भी नहीं मत होना। और यहाँ पे अगर प्रथा है और कर्मवीर है, कौन सी है, कर्मवीर, कर्मवीर है, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन पॉइंट है बहुत बड़ा। ये कहाँ के हैं, तो ये कहाँ के, बाबई के, ठीक है। बाबई मतलब आपका माखन नगर, और ये कहाँ के, तो बयाना के, कहाँ के, बयाना। और बयाना कहाँ आता है, याद रखिएगा, ये शाजापुर में आता है। कहाँ पे आता है, शाजापुर में, वर्तमान में शाजापुर में आता है ना। आप लोग आगर मालूम मत सोचना, शाजापुर आ जाता है। और ये जो है आपका कौन सा आ जाता है, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम मतलब आपका होशंगाबाद, सीधा सीधा सिंपल। एक बार चेक करो जरा, उसको चेक करो, माखनलाल चतुर्वेदी में नहीं आता है वो, मिस्टेक हो सकती है, देखो एक बार चेक करके देखो जरा। माखनलाल चतुर्वेदी में प्रभा कैसे हो सकता है, माखनलाल चतुर्वेदी में एक बार चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। बता देना मुझे बाद में, एक बार चेक कर लेना लेकिन, ठीक है। कंफ्यूजन पॉइंट में हर बार मैं लिखवाता हूं सबको, कंफ्यूजन पॉइंट में आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, आगे नेक्स्ट सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ेंगे। वही तो बात बोल रहा हूं, समाचार पत्र हो सकता है। और समाचार पत्र इनने, याद रखिएगा, समाचार पत्र इनने गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ में भी लिखा है। समाचार पत्र जो लिखा है ना, वो गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ लिखा है। ये जो लिखा है ना, ये गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ लिखा है। गणेश शंकर विद्यार्थी, याद रखिएगा। भाई दो वर्ड है एक्चुअल में, दोनों में वो क्या है ना, बुकों में लिखना थोड़े से हल्के से वो कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि प्रथा अभी भी याद रखिए आप लोग। प्रथा कहाँ पे आता है, माखन जी में आएगा। और प्रभा जो है अभी भी याद रखिएगा आप लोग, प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन जी में आएगा। मैगजीन एक्जीन मत पकड़िए आप लोग। मैं एक बार और कल आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये जो है लगभग लगभग मतलब सही है ये डेटा आपका गलत नहीं है, टेंशन मत लीजिए आप लोग, डेटा गलत नहीं है, डेटा गलत नहीं है। मैं देख लूंगा एक बार, ठीक है, इसको देख लूंगा। और भी आप लोग बोल रहे हो तो आप लोगों के लिए देख लूंगा एक बार। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम सुभद्रा कुमारी चौहान को। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे वापस से, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान,
देखिए भाई मेन यहाँ की नहीं है, पहली बात तो है ना, याद रखिएगा मेन यहाँ की नहीं है। जन्म कहाँ पे हुआ है याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ है 16 अगस्त 1904 को। कहाँ हुआ है याद रखिएगा, तो इनका जो जन्म हुआ है वो इलाहाबाद में हुआ है, मतलब यूपी में हुआ है। इलाहाबाद में भी याद रखिएगा आप लोग, कहाँ पे, निहालपुर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, निहालपुर में। निहालपुर में इनका जो है जन्म हुआ है, निहालपुर कहाँ पे, यूपी में, यूपी में। बाद में इनकी शादी हो गई है, बाद में इनकी शादी हो गई है किसके साथ में, खंडवा निवासी है, मतलब खंडवा के एक व्यक्ति है, और खंडवा के व्यक्ति का नाम है लक्ष्मण सिंह है ना, लक्ष्मण सिंह ठाकुर। तो लक्ष्मण सिंह के साथ में इनकी क्या हो गई है, शादी हो गई है, ध्यान रखिएगा शादी हो गई है। और इवन लक्ष्मण सिंह के साथ में ये भारत के जब याद रखना आप लोग, क्या हुआ था आप लोगों को याद हो तो, झंडा सत्याग्रह हुआ था, झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, इसमें इनने भाग लिया था, याद रखना, पति के साथ में, पति के साथ भाग लिया था, पति के साथ में भाग लिया था किसमें, झंडा सत्याग्रह में। याद रखिएगा झंडा सत्याग्रह के बारे में, ठीक है। ये तो ये इनने जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो रचनाएं बहुत ज्यादा आईएमपी है इनकी रचनाएं, कौन कौन सी है, तो जलियांवाला बाग में बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत इनने लिखा है। रानी लक्ष्मीबाई लिखा है इनने, रानी लक्ष्मीबाई लिखा है। मुकुल लिखा है, मुकुल। बिखरे मोती लिखा है, बिखरे मोती। बिखरे मोती लिखा है। त्रिधारा लिखा है, त्रिधारा, त्रिधारा लिखा है। उन्मादी लिखा है, उन्मादिनी लिखा है, उन्मादिनी। सीधे साधे चित्र लिखा है इनने, सीधे साधे चित्र, सीधे साधे चित्र, सीधे साधे चित्र लिखा है। इसके अलावा इनने याद रखिएगा आप लोग, सभा के खेल लिखा है, बिल्कुल सभा के खेल लिखा है इनने, सभा के खेल लिखा है। त्रिधारा हुआ कि नहीं, हाँ लिखा, सभा के खेल लिखा है इनने। मुकुल लिख दिया मैंने, मुकुल हो गया है। त्रिधारा भी लिख दिया है, त्रिधारा भी हो गया है। मुकुल, त्रिधारा। वीरों का कैसा हो बसंत, कि जलियांवाला बाग में बसंत, अलग अलग है क्या दोनों, वीरों का कैसा हो बसंत वो भी है क्या अलग। राखी की चुनौती, ठीक है ये भी है, राखी की चुनौती। सवा के खेल हो गए, ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत अलग है, ये भी उड़ा लेना, वीरों का कैसा हो बसंत। दो है बसंत वाले ना, वीरों को कैसा हो बसंत प्लस याद रखिएगा जलियांवाला बाग में बसंत भी है, जलियांवाला बाग में बसंत भी है। खिलौने वाला, खिलौने वाला भी है। चलिए ठीक है, फिर याद रखिएगा इतने। अब हम लोग पढ़ लेते गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में, गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में। अरे यार ये बीच में आ गया है ना,
सुभद्रा कुमारी चौहान है, और यहाँ लिख लेना आप लोग फिर, है ना, चतुर्वेदी जी, ना माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध की बताओ फटाफट। चलिए गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में बताओ। गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। जन्म कब हुआ है इसका? इनका 1917 में हुआ है। कहां पर हुआ है इनका जन्म? शिवपुरी में। कहां पे हुआ है? शिवपुरी में। शिवपुरी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इनकी रचनाएं बहुत शानदार शानदार है भाई, इनकी रचनाएं बहुत शानदार शानदार है, ठीक है। कौन? गजानन माधव जी, जो याद रखिएगा, ये तो वहां के देवास के नहीं याद रखना दीपमाला, ये है शिवपुरी के, ठीक है, शिवपुरी के याद रखना। चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, टेढ़ा है। भूरी भूरी खाक दूत, भूरी भूरी खाक दूत, खाक धूत। उसके बाद में काठ का सपना, काठ का सपना, काठ का सपना। सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी। इसके अलावा इन्हें लिखा विपात्र, विपात्र। भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारतीय इतिहास और संस्कृति। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष। नई कविता का आत्मसंघर्ष। समीक्षा की समस्याएं, समीक्षा की समस्याएं, समीक्षा की समस्याएं। समीक्षा की समस्याएं। चंबल छाती लिखा है, बिल्कुल चंबल छाती आएगा ना, छठी नहीं आएगा। चंबल छाती आएगा, चंबल छाती। चंबल छाती आएगा। ब्रह्म राक्षस, एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। छाती मतलब CHAT है ना, ATI, छाती। हाँ, ये तार सप्तक के प्रथम प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं संदीपा जी। हाँ जी, कामायनी एक पुनर्विचार, भूल गया था मैं। कामायनी एक पुनर्विचार हो रहा है।
कामायनी एक पुनर्विचार हो रहा है, बिल्कुल ये भूल गया था मैं, कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार, बिल्कुल आईएमपी बहुत बहुत सही हो। ठीक है, शिवपुरी में याद रखिएगा 1917 में है ना जन्म हो रहा है। चलिए अगले व्यक्ति आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट व्यक्ति आप लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे आप बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में। बालकृष्ण शर्मा नवीन, बताओ जरा इनकी रचनाएं बताओ। बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये बहुत ज्यादा आईएमपी है भैया ना, याद रखिएगा इनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा आजकल। अब हो सकता है इन्हीं में से आप लोगों को एक क्वेश्चन मिल जाए इस बार। बालकृष्ण शर्मा नवीन ये ज्यादा आईएमपी है। ठीक है, जन्म कब हो रहा है इनका याद रखिएगा, जन्म याद रखिएगा शाजापुर के बयाना में है ना, मैंने पहले बता दिया आपको, 3 बार बता रहा हूं आज। शाजापुर के कहां पे, बयाना में, शाजापुर के बयाना में जन्म हो रहा है इनका। ठीक है, इनने याद रखना 5 रचनाएं की है। कितनी रचनाएं लिखी है, 5 रचनाएं। और वो 5 रचनाएं आप लोगों के लिए आईएमपी, जिनमें से 2 रचनाएं आपको याद रखना ही रखना है। 2 रचनाएं आपको याद रखना है ना। एक तो याद रखिएगा महाकाव्य लिखा है, एक तो इनने एक महाकाव्य लिखा है और एक खंड काव्य लिखा है। एक महाकाव्य लिखा है और एक खंड काव्य लिखा है। ये दोनों आपको याद रखना है ज्यादातर। तो अगर ये दोनों याद रख लिया आप लोगों ने तो ये मान लीजिएगा कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके, देखो उर्मिला तो इनने महाकाव्य लिखा है, क्या लिखा है, उर्मिला। उर्मिला इनने महाकाव्य लिखा है। और प्राणार्पण इनने क्या लिखा है, प्राणार्पण। प्राणार्पण इनने क्या लिखा है, अपना खंड काव्य लिखा है। तो एक महाकाव्य एक खंड काव्य है। ठीक है, इसके अलावा इनकी 3 रचना और भी, इनके अलावा इसकी 3 रचना और भी है। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन सी है, तो कुमकुम है, रश्मि रेखा है, कुमकुम है, कुमकुम है, रश्मि रेखा है, कुमकुम आ जाएगा, रश्मि रेखा आ जाएगा, और एक और लास्ट में आ जाएगी अपलक और क्वासी, अपलक एंड क्वासी, ये इनकी रचना है एक और। ये 5 रचनाओं के बारे में याद रखिएगा। ये 5 रचनाएं इनकी बहुत ज्यादा आईएमपी है, जिनमें से महाकाव्य याद रखना है। महाकाव्य कौन सा है, उर्मिला वाला है। और प्राणार्पण क्या है, खंड काव्य है। अपलक और क्वासी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलिए। हाँ, अपलक और क्वासी मैंने एक साथ लिखा है ना, अपलक और क्वासी ये लिखा, अपलक और क्वासी 2 एक साथ है वो। चलिए अगला आएगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में बताओ। भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र नेक्स्ट, इनकी रचनाओं के बारे में बताओ, भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में। देखो ये भी होशंगाबाद के, भाई भवानी प्रसाद मिश्र भी कहां के, होशंगाबाद के। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है, 1970 में, 1917 में, वापस से 1917 में जन्म हुआ है। कहां पर हो रहा है, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, याद रखिएगा होशंगाबाद में हो रहा है। और होशंगाबाद के कहां पे हो रहा है, टिगरिया में, है ना, टिगरिया में जन्म हो रहा है इनका, टिगरिया। ठीक है, टिगरिया, भवानी जी क्या है, टिगरिया। तो ध्यान रखिएगा टिगरिया में इनका जन्म हो रहा है इनका, टिगरिया में। अच्छा 1913 है, 17 नहीं है, 1913 है जन्म, 1913 है, सॉरी, है ना, 1913 में हो रहा है होशंगाबाद के टिगरिया में। ठीक है, चलिए इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है आपने को, बहुत ज्यादा आईएमपी रचना है। रचनाओं के बारे में बताओ फटाफट, रचनाएं कौन कौन सी है इनकी। बिल्कुल, बुनी हुई रस्सी है, बुनी हुई रस्सी है, बुनी हुई रस्सी के लिए इनको क्या मिला है, याद रखिएगा साहित्य अकादमी, है ना, साहित्य अकादमी।
साहित्य अकादमी मिला है। आगे बताओ, गीत फरोश आएगा, गीत फरोश, सन्नाटा, सन्नाटा, पांव एवं पंख, पांव एवं पंख, चकित है दुख, है ना, चकित है दुख, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख, और बताओ, कमल के फूल भी है क्या इनकी रचना? कमल के फूल भी रचना है क्या इनकी? अंधेरी कविताएं हैं, अंधेरी कविताएं, नीली रेखा तुकों के खेल, नीली रेखा तुकों के खेल, तुकों के खेल, मानसरोवर दिन, मानसरोवर दिन, मानसरोवर दिन, त्रिकाल संध्या, गांधी पंचसती, त्रिकाल संध्या, गांधी पंचसती, गांधी पंचसती, कुछ नीति कुछ राजनीति, कुछ नीति कुछ राजनीति, कुछ राजनीति, है ना। इसके अलावा राजनीति की रपटीली राहें इनकी है, राजनीति की रपटीली राहें हैं इनकी। इसके अलावा जिन्होंने मुझे रचा, जिन्होंने मुझे रचा, जिन्होंने मुझे रचा, ये क्या है यार? टूस की आग कौन सी है? तूस की आग या पूस की आग? ये रचना को समझ में नहीं आ रही। टूस की आग कौन सी क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हरिशंकर परसाई, एक और होशंगाबाद के है ना, एक और व्यक्ति होशंगाबाद के, हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी, ठीक है। ये भी नर्मदापुरम होशंगाबाद के जामनी गांव के ही है ना। 1924 में इनका जन्म हो रहा है, 1924 में इनका जन्म हो रहा है। कहां पर? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में, होशंगाबाद के कहां पे? जामनी गांव पे, जामनी गांव में, जामनी गांव में हो रहा है, ठीक है, याद रखिए। चलिए इनकी रचनाएं याद रखना, वापस से इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा आईएमपी, रचनाएं बहुत ज्यादा आईएमपी। कौन कौन सी है? तब की बात और थी, तब की बात और थी, तब की बात और थी, एक एक करके करते जाएंगे। तब की बात और थी,
उसके बाद में याद रखिएगा, भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, बेईमानी की परत, बोलाराम का जीव, ये बहुत ज्यादा आईएमपी इसका है ना, बोलाराम का जीव, बहुत शानदार रचना थी ये बोलाराम का जीव, बहुत शानदार। बोलाराम का जीव याद रखिएगा। पगडंडियों का जमाना, काग भगोड़ा, पगडंडियों का जमाना, काग भगोड़ा, काग भगोड़ा, काग भगोड़ा ध्यान रखना है। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे। हाँ, तुलसी की खोज, तह की खोज नाम है वो, तह की खोज है ना, तह टाट की नहीं है, तह की खोज आएगा, तह की खोज, तह की खोज आएगा वो, तह की खोज, रानी नागफनी की कहानी, तह की खोज आएगा वो, तह की खोज, रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी। ज्वाला और जल, ज्वाला और जल भी इनका है, आग और पानी है ना, ज्वाला और जल। हाँ बिल्कुल, निठल्ले की डायरी, स्पेलिंग बहुत गलत लिखते हो आप लोग, लेकिन निठल्ले की डायरी, सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, बहुत शानदार, विकलांग श्रद्धा का दौर, शिकायत मुझे भी है ना, शिकायत मुझे भी, बिल्कुल ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सही है बिल्कुल, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। चलिए, बहुत सारी हो गई रचनाएं, तो तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, बोलाराम का जीव, पगडंडियों का जमाना, काग भगोड़ा, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, तह की खोज, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल, निठल्ले की डायरी, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। हाँ, ज्वाला और जल लिख दिया है मैंने ना, ज्वाला और जल लिख दिया है ऑलरेडी। पगडंडियों का जमाना भी कंप्लीट, पगडंडियों का जमाना लिख चुके हैं, ये लिखा हुआ पगडंडियों का जमाना। चलिए, डॉक्टर बशीर बद्र के बारे में पढ़ लेते हैं। डॉक्टर बशीर बद्र भोपाल के है ना, डॉक्टर बशीर बद्र, डॉक्टर बशीर बद्र,
डॉक्टर बशीर बद्र। पहले तो याद रखो जन्म कब हुआ है, जन्म 1936 में हुआ है, 1936 में हो रहा है। कहां पे हो रहा है, यूपी में। और बाद में आकर के कहां चले आ जाते हैं, भोपाल। ठीक है, भोपाल को अपनी कर्मस्थली बना रहे, भोपाल को अपनी कर्मस्थली बना रहे, कर्मस्थली बना रहे। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहां से ये रचनाएं लिखते हैं और काफी अच्छी अच्छी लिखते हैं। जैसे ये लिखते हैं क्या क्या, उजालों की परीक्षा, उजालों की परीक्षा, उजालों की परीक्षा लिखते हैं। ये हिंदी तुम्हारे लिए, हिंदी तुम्हारे लिए, हिंदी तुम्हारे लिए। इसके अलावा लिखते हैं कोंच, कोंच, उजाले अपनी यादों के, उजाले अपनी यादों के, रोशनी के घरौंदे, रोशनी के घरौंदे। ओस की बूंद, बिल्कुल ओस की बूंद भी आएगा। ओस की बूंदे आएंगी। हाँ हाँ बिल्कुल इतना ही है। आगे नेक्स्ट मुल्ला रमूजी के बारे में पढ़ना है। मुल्ला रमूजी, मुल्ला रमूजी, इनका नाम कुछ याद रखो ना रखो, याद रखना 1896 में जन्म हो रहा है इनका भी। कहां पे हो रहा है इनका जन्म भी, भोपाल में है ना। लेकिन इनका कुछ भी याद रखो मत रखो, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इनको गुलाबी उर्दू का कवि माना जाता है ना, या गुलाबी उर्दू का जनक, ये याद रखिएगा, गुलाबी उर्दू का जनक। ये आईएमपी है इनका। ये आप लोगों को क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, गुलाबी उर्दू का जनक किसको कहा जाता है, गुलाबी उर्दू का जनक, ये आईएमपी है। रचनाएं देख लो, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। लाठी और भैंस, ये पूछा गया, याद रखना है, हिंदी में पूछा गया डायरेक्टली। लाठी और भैंस किसकी है, लाठी और भैंस। एक मिनट जरा पानी पी ले। लाठी और भैंस, ख्वातीन आएगी, अंगूरा आएगी, ख्वातीन है ना, ख्वातीन। अंगूरा लिखा है, अंगूरा। मिकालात गुलाबी उर्दू, मिकालात। मिकालात गुलाबी उर्दू। ख्वातीन होगी, अंगूरा हो गई है ना, अंगूरा हो गई। इसके अलावा गुलाबी शायरी है, जिंदगी लिखी है इनने, गुलाबी शायरी लिखी है, गुलाबी शायरी। जिंदगी लिखी है इनने, जिंदगी, जिंदगी। इसके अलावा औरत जात लिखी है इनने, औरत जात। इसके अलावा शादी, शादी लिखी है, जिंदगी लिखी थी मैंने ना, जिंदगी हो गई है।
इंतिखाब गुलाबी उर्दू भी लिखा है इनने, इंतिखाब गुलाबी उर्दू, इंतिखाब, इंतिखाब ए गुलाबी उर्दू। इंतिखाब गुलाबी उर्दू लिखी है। और बताओ, मुसाफिर खाना, बिल्कुल मुसाफिर खाना लिखिए। मुसाफिर खाना लिखिए। बिल्कुल इतनी ही है बस इनकी, है ना, इतनी ही है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे हम लोग शरद जोशी जी के बारे में। शरद जोशी जी बहुत ज्यादा आईएमपी है। शरद जोशी, शरद जोशी जी कहाँ के? उज्जैन के, ध्यान रखना, उज्जैन के। कहाँ के? उज्जैन के, उज्जैन के। 1931 में जन्म हो रहा है। 1931 में इनका क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। ठीक है। और जितने भी आजकल, जितने भी आप लोग नाटक नौटंकी देख रहे हो, नाटक वाटक वगैरह देखते हो ना आप लोग, ड्रामा वगैरह, ये सारे इनके ऊपर लिखे गए हैं। सारे के सारे जितने सीरियल्स वगैरह लिखे गए हैं, ये बहुत सारे आ जाते हैं इसमें, है ना, बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे परिक्रमा हो गया, फिर किसी बहाने, परिक्रमा हो गया, फिर किसी बहाने, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लिया, जीप पर सवार इल्लिया, इल्लिया, तिलिस्म, तिलिस्म, ये बहुत ज्यादा आईएमपी है इनका, याद रखिएगा, पूछा गया है। तिलिस्म आप लोगों का पूछा गया, ध्यान रखिएगा, तिलिस्म पूछा गया है इनका। ठीक है। इसके अलावा आगे जाओ, मैं, इसके अलावा इनने लिखा है मैं केवल मैं लिखा है, मैं केवल मैं भी लिखा है, अलग अलग लिखे है ना, याद रखिएगा। मैं लिखा है, मैं केवल मैं, अलग अलग लिखे गए। ठीक है, अलग अलग लिखे गए। मैं हो गया, मैं केवल मैं हो गया। अंधों का हाथी एक था गधा, अंधों का हाथी, अंधों का हाथी एक था गधा, एक था गधा, याद रखिएगा, एक था गधा। मैं केवल मैं हो गया, एक था गधा भी हो गया। राह किनारे बैठ, दूसरी सता, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, दूसरी सतह। परिक्रमा भी है इनकी, परिक्रमा, बिल्कुल परिक्रमा लिख दिया मैंने, परिक्रमा लिख दिया पहला, परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लिया, तिलिस्म, मैं केवल मैं, ये वाली कुछ देखिए, अंधों का हाथी एक था गधा, राह किनारे बैठ, है ना, राह किनारे बैठ, उसके अलावा दूसरी सतह, ये सारे इनके वो है बेटा, ये पूरी रचनाएं की है इनने, ये पूरी रचना है इनकी। आ जाओ अब नेक्स्ट, कामता प्रसाद गुरु जी के बारे में पढ़ लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु, याद रखिएगा, जन्म कहां हुआ है? सागर में, सागर में हुआ है। कब हुआ है? 1875 में हुआ है ना। हिंदी के अग्रणी कवि, हिंदी कवि एक तरीके से, बहुत शानदार, है ना। हिंदी के व्याकरणाचार्य भी है, व्याकरणाचार्य, हिंदी के व्याकरणाचार्य। समाज के ऊपर बहुत अच्छा योगदान है इनका, समाज के ऊपर। रचनाएं, रचना याद रखना है, रचनाएं कौन कौन सी? हिंदुस्तानी शिष्टाचार है, हिंदुस्तानी शिष्टाचार, हिंदुस्तानी शिष्टाचार लिखा है इनने। भौमासुर वध, पार्वती और यशोदा, भौमासुर वध लिखा है, पार्वती यशोदा लिखा है, पार्वती और यशोदा, पार्वती और यशोदा लिखा है, यशोदा, पार्वती और यशोदा। और बताओ जल्दी से इनके बारे में क्या क्या लिखा है इनने। पद्य पुष्पावली, विनय 50, सत्य प्रेम,
कौन सा वाला लिख दिया सुनाए ना? अच्छा, कामता प्रसाद गुरु बहुत ज्यादा ऊपर लिख दिया, कामता प्रसाद गुरु है ना, कामता प्रसाद गुरु सागर। बहुत सारी रचना है ना, बहुत सारी रचना है। मुझे खुद को भी थोड़ी थोड़ी हेल्प लेनी पड़ती है, इसलिए आप लोगों की इसलिए हेल्प लेनी पड़ती है, मैं इसलिए पूछ लेता हूँ आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारी रचना, इतनी सारी रचना एकदम याद नहीं होती है। पद्य पुष्पावली विनय पचासा, पद्य पुष्पावली है, विनय पचासा है, विनय पचासा। सत्य प्रेम भी लिखा है इनने, सत्य प्रेम, सत्य प्रेम लिखा है। लिख लीजिएगा एक जगह पे लिख करके दीवार पे चिपका दीजिएगा। जहां याद नहीं होता है ना वहां पे चिपका लीजिएगा एक दीवार पे, बढ़िया। याद नहीं होता है वो सबसे अच्छी कहानी वही है। और बस 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा ये वाला टॉपिक। हो जाएगा, करवा देंगे सब याद। चलिए आगे बढ़े, और 5-10 बचे हैं बस, ज्यादा नहीं बचे हैं ना, टेंशन मत लो। 5-10 बचे हैं, 5-10 कंप्लीट कर लेते हैं पूरे। ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। करवा देना क्लियर, कंप्लीट, थके तो नहीं हो? चलिए आगे। गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर, (1919) में जन्म हो रहा है, 1919 में। कहाँ के? अशोकनगर के, याद रखिएगा, अशोकनगर, अशोकनगर के ध्यान रखिए, 1919 अशोकनगर। ठीक है, चलिए क्या क्या लिखा है इनने? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, कामयाब, नाश और निर्माण, नाश और निर्माण लिखा है, नाश और निर्माण। मंजीर लिखा है, मंजीर, मंदार, मंदार जो पर्वत था ना उसके मंजीर लिखा है, मंदार लिखा है इनने, है ना। धूप के धान, शिलापंख चमकीले, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, शिला पंख चमकीले, धूप के धान लिखा है, शिला पंख चमकीले लिखा है। हाँ बोरिंग तो है थोड़ा सा, लेकिन कर लीजिए, बार बार याद है ना। अमित बोलो, कुछ बोल रहे हो? अमित बोलो। मैं वक्त के सामने, है ना, मैं वक्त के सामने। बोलो जल्दी से। क्या बोल रहे हो अमित? मुकुल किसकी है? मैंने बताया था आपको मुकुल का, मुकुल, त्रिधारा वगैरह जितने, बिखरे मोती वगैरह जितने भी सुभद्रा कुमार चौहान है, चौहान की आएगी। मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती,
ये सारे के सारे किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की आएगी, मैंने लिखवा भी तो दिया। ये लिखा हुआ है मुकुल, जलियांवाला बाग में बसंत हो गया, वीरों का कैसा हो गया बसंत, बिखरे मोती, लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, त्रिधारा, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, सभा के खेल, राखी की चुनौती, है ना। उसके अलावा वीरों के कैसा खिलौना जो है, खिलौना वाला, ये सारे तो लिखे हैं। चलिए आगे लिखेंगे कवि प्रदीप जी के बारे में। कवि प्रदीप जी, इनकी 2 ही रचनाएं लेकिन बहुत ज्यादा आईएमपी है। कवि प्रदीप जी, कवि प्रदीप जी जन्म याद रखना आप लोग इनका कहां पे, उज्जैन में हुआ है। उज्जैन में कहां पे, बड़ा नगर में। ठीक है, इनकी 2 ही रचनाएं, एक तो ये है दूर हटो ए, वो आप लोगों की मूवी आती है, कौन सी आती है, दूर हटो ये दुनिया वाले, एक मूवी आई थी कोई सी, वो जिसमें मोमेडियन एक रहता है, एक लड़का, वो मतलब आदमी रहता है ना, और वो थोड़ा पगला सा रहता है हल्का सा, तो ये लिखा है दूर हटो ए दुनिया वाले, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। इनका याद हो जाएगा फटाक से आपको, हिंदुस्तान हमारा है। केवल 2 ही रचनाएं लिखी, नहीं याद रखिएगा, केवल 2 रचनाएं लिखी है बस, केवल 2, केवल साथ साथ में करते जाओ बस। ए मेरे वतन के लोगों, ये वाला भी लिखा है इन्होंने, ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, है ना, वो भी ये 2 लिखा है इन्होंने, है ना। बहुत ज्यादा आईएमपी, बहुत ज्यादा मतलब वीर रस के प्रधान के ज्यादा कवि है, वीर रस ज्यादा लिखा है इन्होंने, वीर रस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें लिखी है। चंद्रकांत देवताले, चंद्रकांत देवताले नेक्स्ट, चंद्रकांत देवताले, ये देवताले जो याद रखिएगा आप लोग, कहां के हैं, जोलखेड़ा के, बैतूल के, है ना, जोलखेड़ा बैतूल। जोलखेड़ा बैतूल, चंद्रकांत देवताले। इनकी रचनाएं लिखो, दीवारों पर खून, दीवारों पर खून, दीवारों पर लगा खून, है ना, दीवारों पर लगा खून, दीवारों पर लगा खून। इसके अलावा इसकी लगड़बग्गा हजरा है, लकड़बग्गा हजरा है, लकड़बग्गा हजरा है, पत्थर की बेंच, पत्थर की बेंच, हड्डियों में छिपा ज्वर, हड्डियों में छिपा ज्वर, उजाड़ में संग्रहालय, उजाड़ में संग्रहालय, उजाड़ में संग्रहालय। चलिए आगे, उजाड़ में संग्रहालय कंप्लीट। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाएगा आपका नरेश मेहता। नरेश मेहता शाजापुर के हैं, नरेश मेहता जी।
नरेश मेहता शाजापुर के हैं, इनकी रचना लिखो जरा। वहां पथ बंधु था, वहां पथ बंधु था, वहां पथ बंधु था। चैत्या है, प्रसाद पर्व है, अरण्य है। चैत्या, प्रसाद पर्व, अरण्य, अरण्य, प्रसाद पर्व, अरण्य, पुरुष, पुरुष। ये सारी रचनाएं इनकी नरेश मेहता जी की शाजापुर के हैं। वहां पथ बंधु था, चैत्या, प्रसाद पर्व, अरण्य और पुरुष, ये सारी रचनाएं इनकी किनकी, याद रखिएगा आप लोग, नरेश मेहता जी की, नरेश मेहता की है। बोलो जल्दी से। थक गए हो क्या? थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है माना, पर बाकी थको मत यार, पूरा कंप्लीट करना अपने को, है ना। 10-15 मिनट के अंदर कर देंगे। आज कंप्लीट कर लेते हैं इसको पूरा प्रॉपर, है ना। आज कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि बचे नहीं है ज्यादा इसके, लगभग 7-8 लोगों ने, तो वो लोग कंप्लीट कर लेते हैं हमें ना। हाँ बस 10 मिनट में कंप्लीट करवा रहा हूँ बस, है ना। 10 मिनट में कंप्लीट करवा रहा हूँ प्रॉपर, बस 10 मिनट रुक जाओ आप लोग, है ना। बाल हाँ, चलिए बाल कवि बैरागी के बारे में पढ़ेंगे पहले। क्या बोल रहे हो अमित? गणेश शंकर विद्यार्थी क्या बोल रहे हो? बाल कवि बैरागी, मंदसौर के, याद रखिएगा। कहाँ के? मंदसौर के बाल कवि बैरागी। मंदसौर। चलिए इनकी रचनाएं देख लेते हैं हम। रचनाएं, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, भावी रक्षक देश के दो टुक, भावी रक्षक देश के, भावी रक्षक देश के दो टुक, दो टुक, भावी रक्षक देश के दो टुक, हाँ ठीक है स्वाति।